बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ईद का तीसरा दिन भी आपको हम सब की तरफ से बेहद मुबारक हो। सुबह पाकिस्तान में शाज़िब और माया आपके साथ पहले 2 दिन तो रहे, तो क्या तीसरे दिन भी आपको छोड़ देंगे? पॉसिबल ही नहीं है, अकेला छोड़ दें, वो भी ईद के कैसे छोड़ दें भाई। लेकिन शाज़िब एक चीज़ मुझे पूछना था, वो ये कि ईद पर ना लोगों का स्टमक बहुत अपसेट हो जाता है, क्योंकि वो भर के खा रहे होते हैं गोश्त हर तरह का, और उसमें प्रोटीन भी होता है। नहीं हो जाता माया, उसमें जगह खत्म हो जाती है। इतना ज्यादा गोश्त अंदर चला जाता है और इतना ज्यादा बकरे, दुम्बे, छतरे और गाय का गोश्त खाया जाता है कि कोई जगह बाकी नहीं रह जाती। थोड़ी एहतियात करें, थोड़ा एहतियात करें। और साथ में जो है आप अस्पगोल का इस्तेमाल जरूर। वैसे थर्ड डे बहुत लेट हो गए हम दोनों ये बताने में, लेकिन प्लीज अगर अभी भी आपका पेट जो है वो सही है और आप मजीद थर्ड डे लोगों के बारबेक्यूज प्लान होते हैं, लोग आउटडोर्स जा रहे होते हैं, और तीसरे दिन लोगों के यहाँ भी कुर्बानियां हो रही होती हैं, तो प्लीज कुर्बानी भी करें। असल जो शुगल मिला है ना वो थर्ड डे शुरू होता है। हाँ, पहले 2 दिन तो आपके मसरूफ गुजरते हैं। एग्जैक्टली, सारा बांटना बूटना सब क्या आई एम श्योर बट गए होंगे, और आप लोगों की तीसरे दिन की भी कुर्बानी है जो है वो खैर ऑफिस से गुजरी होगी। लेकिन प्लीज अपने स्टमक्स का, अपनी हेल्थ का, और एक दूसरे के साथ जो वो घर में एक स्मेल होती है ना जो हो जाती है गोश्त की, ऐसे तो आप अगरबत्ती भी लगा सकते हैं, बखूर भी लगा सकते हैं। चाहे अगर आपकी फ्रिज में बहुत स्मेल हो रही है तो आप सिरका एक किसी बर्तन में डाल के या कोयला रखकर आप फ्रिज में रख लें, उससे स्मेल भी चली जाती है। माया के टोटके भी आपने सुन लिए हैं कि आप क्या कर सकते हैं अगर घर से स्मेल आ रही हो। लेकिन मेरा पॉइंट वही है कि खाना थोड़ा एहतियात से है, क्योंकि जब हम अक्सर सेगमेंट्स कर रहे होते हैं के ऊपर तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन खाना तो खैर चलता फिरता रहता है और हम भी चलते फिरते रहते हैं और चल फिर कर हम कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। माया, और आपको हमने पहले ही बताया था ईद से पहले कि जनाब जब पूरी टीम हमारी जो हाफ टीम कराची में थी और हाफ टीम गई हुई थी कहीं और हाफ टीम में ये थे जनाब हमारे भाई साहब शाज़िब अहमद, ये गए हुए थे कहाँ? शिंदूर भाई। बिल्कुल, शिंदूर फेस्टिवल हर साल सजता है, बहुत ही खूबसूरत वहाँ पर मनाजिर होते हैं, एक रिच कल्चर और ट्रेडिशंस और उनका फिर म्यूजिक, वो सब कुछ आपको हर किस्म का रंग नजर आता है। खासतौर पर जब हम चित्राल की बात करते हैं और पखोल जो टोपी वो पहनते हैं, मुझे वो बड़ी पसंद है। बिल्कुल, तो हम इस हवाले से आपको एक डिटेल्ड प्रोग्राम दिखाएंगे कि शिंदूर फेस्टिवल जब सजता है तो क्या रौनकें लगती हैं, कैसा शहर आबाद होता है और किस तरह की वहाँ पर म्यूजिकल नाइट्स होती हैं। सब अकेले एंजॉय करके आ गए लेकिन सब कुछ रिकॉर्डेड है, ये कैमरे की आंख से कुछ नहीं बचता। इसके तीसरे दिन आपको लेके चलते हैं कराची से शिंदूर फेस्टिवल। मैं हूँ शाज़िब अहमद और आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान का ईद स्पेशल शो। मेरे एक जानिब आप देख सकते हैं सब्ज पहाड़ और दूसरी जानिब बर्फ में ढके पहाड़। तो ये जो नज़ारे आपको हसीन नज़ारे हम दिखा रहे हैं ये शिंदूर फेस्टिवल के हैं। शिंदूर फेस्टिवल में सुबह सवेरे पाकिस्तान की टीम पहुंच चुकी है। शिंदूर फेस्टिवल के बारे में बहुत कुछ सुना जाता है और हम बड़ा लंबा ट्रैवल करके कराची से यहाँ पर पहुंचे हैं। दुनिया का ये वाहिद वो ग्राउंड है, वाहिद पोलो ग्राउंड है जो कि दुनिया की सबसे ऊंचाई पर जहाँ पर पोलो खेली जाती है। अगर इस हवाले से अगर आपको बताएं तो ये मैदान 1936 में कायम किया गया था। इसको शाही गेम कहा जाता है इस वजह से क्योंकि जो मुगलों ने इस गेम का आगाज किया था उसी को आजकल कायम रखा गया है गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से। और साथ में जो आपके केपी के टूरिज्म डिपार्टमेंट है पूरी भरपूर कोशिश कर रही है कि तमाम गेम्स यहाँ पर कायम रहें, ये मेला सजता रहे, ये रौनकें लगती रहें। और इसी रौनक को आज हम आपको दिखाएंगे इस खास प्रोग्राम में। गैर मुल्की सयाह भी यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद है। इसके साथ साथ जो गिलगिती हैं और जो चित्राली और हम जैसे लोग हैं पाकिस्तान भर से इवन दुनिया भर से ट्रैवल करके यहाँ पर पहुंचते हैं इस मेले को देखने के लिए। पोलो मैचेस का यहाँ पर आगाज हो चुका है, 3 दिन तक ये फेस्टिवल जारी रहेगा। आप आगे चलते हैं, लोगों से बातचीत भी करते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या मेला सजा है और कितनी रौनक लगी है।
जी सबसे ऊंचाई पर पोलो ग्राउंड जहां पर इस वक्त मौजूद हैं और दोनों जो टीम्स हैं इनकी बड़ी ज़बरदस्त ट्रेनिंग होती है और इसमें लोग ज़ख्मी भी हो जाते हैं। इसी वजह से यहाँ पर जो ख़ास एहतमाम किया जाता है उसमें जो इंतज़ामिया है वो ये कोशिश करती है कि रेस्क्यू की टीम्स भी यहाँ पर मौजूद हों और जो दीगर आपके जितने भी हेल्थ के अमला है वो भी यहाँ पर मौजूद हो कि अगर कोई इसमें ज़ख्मी होता है कि मैच नहीं रुकता, अगर कोई ज़ख्मी हो भी जाए तो वो मैच से बाहर चला जाता है, दूसरी टीम का एक प्लेयर कम कर दिया जाता है, लेकिन मैच नहीं रोका जाता। ये इस गेम का रूल है, इसी तरीके से गेम को खेला जाता है। अभी ये मैच खत्म हो चुका है, इसीलिए जो तमाम शायकीन है वो इकट्ठे हो रहे हैं और हम भी चलकर देखते हैं कि क्या स्कोर बना है, कहाँ तक मैच पहुंच रहा तो जी गलतुन मैंने हाथ में पकड़ी हुई है और यहाँ पर जो घोड़े हैं उनको फ्रेश किया जा रहा है कि हाफ मैच खत्म हो चुका है, आधा मैच अभी बाकी है और उसके लिए कोशिश की जाती है घोड़े जितने फ्रेश हों फ्रेश रहें, क्योंकि जब वो थक जाते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस मुतासर होती है। यहाँ पर जो तमाम ऑडियंस है उस वक्त बीच में मैदान के आ चुकी है। मुख्तलिफ घोड़े हम देख रहे हैं, चित्राल के भी हैं, गिलगित के भी हैं, जिनको कोशिश की जा रही है, शरबत पिलाए जा रहे हैं, पानी पिलाए जा रहे हैं, जो उनका एक मखसूस एक आइटम होती है जो उनको पिलाई जाती है वो पिलाई जा रही है। वो हम पूछने की कोशिश भी करेंगे, जानने की कोशिश भी करेंगे इनको क्या पिलाया जाता है, क्या खिलाया जाता है। जब घोड़े को फ्रेश करते हैं आप लोग तो क्या पिलाते हैं, क्या खिलाते हैं इनको? अभी बीच में ब्रेक पे पानी पिलाते हैं, सुबह कुछ नहीं पिलाते, खाते क्या है? अच्छा अभी आप खेल रहे थे मैच? नहीं, मेरा भाई खेल रहा है। अच्छा ठीक है, इधर आ रहा इस वक्त यहाँ पर वो ये बता रहे हैं कि पानी पिलाया जाता है और पानी पिलाने के बाद उनको जब वो फ्रेश हो जाते हैं तो फिर एक बार 20 मिनट के बाद मैच का आगाज किया जाता है दोबारा से। पहला हाफ खत्म हो चुका है, चित्रालियों को हम देख रहे हैं कि जश्न मना रहे हैं हर तरफ। तो हमारे साथ जो प्लेयर्स हैं वो भी मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं कि मैच कहां तक पहुंचा, पहले हाफ में क्या हुआ? पहले हाफ अच्छा हुआ है। अच्छा ठीक है, कोशिश करेंगे कि दूसरे हाफ में 3 गोल की बढ़तरी है अभी चित्राल को। अच्छा सेकंड हाफ में फिर आपके पास कितना टाइम होगा गोल करने के लिए? 25 मिनट होंगे। कोशिश की जाएगी गिलगित को रोका जाए या गोल करने की? रोका भी जाए और साथ साथ स्कोर भी किया जाए। इतना खतरनाक खेल है, जख्मी भी हो जाते हैं। आप कभी जख्मी हुए? जी मेरा फ्रैक्चर है। वो खौफ नहीं आता, कोई डर नहीं लगता? हमारे खून में जज्बा क्या होता है जब गेम खेल रहे होते हैं? जीत का ही जज्बा होता है। जीत का जज्बा होता है। आपका नाम? सॉरी, ज़ियाउल्लाह साहब जो चित्राल की टीम से हैं और ये अभी जीत कर आए हैं। अनवार भाई हमारे साथ मौजूद है जो भी चित्राल की टीम से। अनवार भाई से हमारी बड़ी सी दोस्ती भी हो गई है। अनवार भाई जरा बताएं ना कि कितना खतरनाक खेल है ये पोलो। सर पोलो अगर आपके पास अच्छा घोड़ा है तो कोई खतरनाक नहीं है। पहले खतरनाक इसलिए था कि आपके पास सेफ्टी की चीज़ें नहीं थी। अभी तो बंदा ये है कि पूरी किट में आता है, आपके पास सारी चीज़ें होती है। तो बाकी ये है कि जख्म तो खेल का हिस्सा है और हमें तो कोई इस तरह के कोई सितारा इम्तियाज़ कोई तमगा नहीं मिलता। ये छोटे हैं जो हमारे पास, ये है कि किसी को दिखाने के लिए हमारे पास स्टार्स है जो हमारे हम रखते हैं। यही आप लोगों का तमगा है जो सब लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं ना, यही बहुत बड़ा एजाज है। मुझे ये बताइएगा कि ये जो घोड़े हैं और जो खिलाड़ी हैं इनकी ट्रेनिंग कैसी होती है? आप लोग कितनी ट्रेनिंग करते हैं? सर ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। हम जब आंखें खोलते हैं, जितने अभी जिया भाई ने बात की, तो हमारे घरों में हम जब आंखें खोलते तो हमारे घरों में घोड़े बंद हुए होते। तो स्कूल के दिनों में हमें खेलने नहीं देते, कॉलेज के बाद हमें फ्री हैंड होता है यूनिवर्सिटी में, तो फिर हम खेलते हैं। ये है कि इसको ऊपर हमें ट्रेनिंग होती है, सीनियर प्लेयर्स हम सीखते हैं, वो सिखाते हैं कि आप गलत शॉट खेलते तो आपको जानते हैं कि इस तरह आपने खेला, इसको इस तरह करो। तो इस तरह हम चीज़ों को सीखते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं। जरा हमारी ऑडियंस को ये बताते हैं कि मोटे मोटे इसके रूल्स क्या होते हैं, या रूल्स कोई होते हैं या बिल्कुल फ्री आपकी ये गेम होती है? सर ये फ्री स्टाइल है लेकिन इसमें रूल्स है। आप समझे कि आप एक घोड़े के ऊपर सारा गेम खत्म करेंगे, ये इसका पहला रूल है। अच्छा, जैसे फ्री घोड़ा तब्दील नहीं कर सकते, वो जख्मी हो कुछ भी हो, भले घोड़ा गिर जाए कुछ भी हो जाए, आप घोड़ा नहीं ला सकते बस। ठीक है, तो एक तो ये रूल हो गया। दूसरा रूल ये है कि आप 6 बंदों के टीम खेलते हो, इंटरनेशनल में 4 बंदे खेलते हैं। ठीक है, तो ये एक डिफरेंट है इसमें। बाकी आप बॉल को पहले ये होता था कि आप कैच करें तो बॉल भगा के गोल के अंदर से आप ले जाके गोल होता था। अभी वो नहीं, आप बॉल जहाँ से आप कैच करेंगे उधर से बॉल थ्रो करेंगे। तो ये कुछ रूल्स है इसके अंदर, लेकिन रेफरी नहीं है मैच में। अच्छा, इसमें कोई रेफरी नहीं होता? कोई रेफरी नहीं, जो क्राउड है वही रेफरी है, वही फैसला करते हैं, शोर मचाते हैं जो है यही बता रही होती है। हम देख रहे थे जब गोल हुआ था चित्राल का, तो चित्राली शोर मचाते थे, शोर मचा के दिखाएं क्या शोर था जब गोल हुआ था। तो
ये वाला शोर हम सुन रहे थे ऑडियंस में से, जब गिलगित का गोल होता है तो वहां से शोर किया था। तलवार भाई थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करते रहेंगे, आगे गेम बाकी है अभी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जैसे हम जिक्र कर रहे थे कि जितना खतरनाक खेल है, जिस तरीके से यहाँ पर फ्री स्टाइल पोलो खेली जाती है, उसमें बहुत से लोग जख्मी होते हैं। जब हम प्लेयर से बात करते हैं बता भी रहे थे कि उनकी नाक टूट चुकी है, किसी की टांग फ्रैक्चर हो जाती है, बड़े बड़े जो वो है चोटें हैं वो लग जाती हैं। लेकिन ऐसे में इंतजामिया की जिम्मेदारी थी कि यहाँ पर कुछ ऐसा इंतजाम किया जाए कि रेस्क्यू की टीम्स मौजूद हों। जब तक मैचेस खेले जा रहे हैं यहाँ पर रेस्क्यू की टीम्स मौजूद हों। ऑक्सीजन की कमी भी है, वैसे भी किसी की तबीयत खराब हो जाती है, कोई जख्मी भी हो जाता है, तो ऐसे में रेस्क्यू टीम्स के पास क्या फैसिलिटी है, यहाँ पर क्या सहूलियात वो दे रही है और किस तरीके से वो तैयार रहते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? क्या नाम है आपका सर? गेम बड़ा खतरनाक है, हमने देख लिया है जिस तरीके से मैचेस हो रहे हैं चित्राल गिलगित के। ऐसे में क्या कोशिश की जाती है रेस्क्यू 122 की जानिब से कि सबको प्रॉपर सहूलियात दी जा सके, अगर कोई जख्मी होता है तो उनको तबी इमदाद मिल जाए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पास अभी एक एम्बुलेंस हमारे यहाँ पर ड्यूट है, उसके साथ जो एक्सपर्ट हमारे इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन जिसको हम EMTs कहते हैं, वो भी उसके साथ मौजूद होते हैं। कोई भी कैजुअलिटीज होती है, कोई मतलब जख्मी भी होता है तो उसको हम क्या करते हैं, पहले तो हमारे एम्बुलेंस में ही वो सब चीजें वहाँ पर मौजूद, सारा सेटअप बना हुआ है। फिर भी अगर कोई जनरल मसला हो तो यहाँ पर कैंप बने हुआ है, मेडिकल कैंप वहाँ पर। अच्छा, मेडिकल कैंप में वहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल है? डॉक्टर्स भी मौजूद है। अच्छा, तो वहाँ पर हम शिफ्ट कर देते हैं। और बाकी हमारे पास एक फायर टेंडर भी है, अल्लाह न करे कहीं पर आग लग जाती है तो फिर वो उसके साथ DRC। इस जगह के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर ऑक्सीजन की बड़ी कमी है, अक्सर जो प्लेयर्स हैं या दीगर लोग हैं उनको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो ऐसे में आप लोग के पास क्या इंतजाम आता है? जी ये इसकी हाइट बहुत ज्यादा होने की वजह से ज्यादातर लोगों का यही मसला होता है कि सांस का मसला होता है। तो इसके लिए हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं हमारे एम्बुलेंस में, वो हमारे जो EMTs होते हैं वो एम्बुलेंस में ही लगा देते हैं। तो ये जो महारत आप लोग देखते हैं खिलाड़ियों की, इसके पीछे बड़ी लंबी ट्रेनिंग है, बड़े ऐसे कठिन रास्ते जहां से गुजरकर वो इस हद तक पहुंचते हैं, इस मंजिल पर पहुंचने की यहाँ पोलो ग्राउंड में फ्री स्टाइल पोलो वो खेल सके, क्योंकि इसमें लोग जख्मी भी होते हैं और एक खतरनाक खेल है। इतनी हाइट पर खेलना वैसे ही बड़ा मुश्किल काम है। घोड़ों की ट्रेनिंग अलग होती है, जो खिलाड़ियों की ट्रेनिंग अलग होती है। मेरे साथ यहाँ पर चित्राल के जो कोच हैं वो भी मौजूद हैं, जो गिलगित बल्तिस्तान के कोच हैं जो इन खिलाड़ियों को तैयार करते हैं वो भी मौजूद है। इनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं किस तरीके से खिलाड़ियों की ट्रेनिंग की जाती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आफ्ताब साहब खैरियत से? ठीक ठाक है सब। बड़ा एक कांटे का मुकाबला होता है चित्राल का और गिलगित का, ये क्या ट्रेनिंग दी जाती है इनको? अच्छा, हम जैसे देख रहे हैं कि कुछ हमारे जिक्र भी कर रहे थे कि हमारी जो ट्रेनिंग है वो तकरीबन स्कूल के वक्त से शुरू हो जाती है, क्या ऐसा ही है? हमारा में और GB में फ्री स्टाइल पोलो है। फ्री स्टाइल पोलो इसमें नीचे जो पोलो होता है इसमें काफी फर्क है। अच्छा, उसमें काफी सारे पाबंदी हैं। अच्छा, इसमें फ्री स्टाइल का मतलब ये बंदा स्टिक से स्टिक को मारता है और घोड़े से निकाल के घोड़े को मारता है, घोड़ा गिर भी जाता है और प्लेयर कभी कभार जख्मी भी हो जाता है, तभी वो आउट नहीं होगा। इसका हिस्सा है फ्री स्टाइल पोलो का। फ्री स्टाइल का यही पोलो का हिस्सा है। अच्छा, ये जब से मैचेस होते आ रहे हैं, थोड़ा सा मैं जानना चाह रहा हूँ इसकी हिस्ट्री में, कब से चित्राली टीम्स खेलती आ रही हैं ये मैचेस? मेरे इल्म के मुताबिक सबसे पहले 1914 में यहाँ मैच हुआ। 1914 में, और ये मुगलों की गेम हुआ करती थी। फिर 1936 में गेम हुआ। अच्छा, 36 से बकायदा ये मैदान कायम कर दिया गया था। इसके बाद कभी कभार होता था, लेकिन ये 86 के बाद, अच्छा, 96 के बाद, ये 86 के बाद, 86 के बाद सारी सालाना होता है इसमें। अच्छा, सालाना, हम तो सालाना देखते हैं। कोविड की वजह से नहीं हुआ। कोविड की वजह से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? आप गिलगित की टीम को कोच करते हैं और हम देख रहे हैं परफॉर्मेंस, बेहतरीन परफॉर्मेंस होती है। बड़ा प्रेशर होता है जब मैच चल रहा होता है कोचेस के ऊपर कि हमारी टीम पता नहीं कैसा परफॉर्म करेगी, क्या होगा। आपके ऊपर कितना प्रेशर होता है? जी बहुत सारा प्रेशर होता है हमारे ऊपर। जब प्लेयर्स हमारा तौक़ा से हट कर खेलते हैं, जो हम उनको टर्न करते हैं लाते, तो वो हमारे तौक़ा नहीं होते, तो हमें बड़ा दुख और बड़ा प्रेशर आता है हमारे ऊपर। लेकिन कल का दिन में चित्राल हमारे ऊपर हाजिर आ गई, कल सन को 3 मैचेस में 2 मैचेस अपने नाम करने में कामयाब हुआ। हम जीते, तो
तो आज भी पहले मैच चल रहा है तो जितना हावी है हम पर तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उसके बराबर आ सके इंशाल्लाह। कोचेस का बड़ा किरदार होता है कि खिलाड़ी जो है ना वो असाब पर भी काबू रखें, उनके ऊपर प्रेशर ना आए, इसके लिए आप लोग क्या करते हैं खासतौर पर? जी हम उनको यही कहते हैं कि आप होश हवास में जज्बे से होश हवास में खेलें, होश हवास में खेलें लेकिन होश हवास होना जरूरी, जोश से खेले लेकिन होश से खेले। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। तो एक तरफ तो पोलो का शो चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ एक और शो भी चल रहा है जो कि रक्स का शो है। और रिवायती जो रक्स है वो किया जाता है, चित्राली हो, गिलगित हो, जब वो ऑडियंस से बैठे होते हैं मैच के बीच में इस किस्म के रक्स किए जाते हैं, सब इकट्ठे होते हैं ऑडियंस के अंदर और फिर नाच रहे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं। आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं गिलगित की टीम को सपोर्ट कर रहा हूं। गिलगित की टीम को, ये गिलगित से है, कुछ चित्राली है, सब मिलजुल कर यहाँ पर रक्स हो रहा है और साथ में है वो बहुत सारे यहाँ पर मुख्तलिफ म्यूजिशियन जो है वो भी मौजूद हैं, ढोल भी है, ढोल की थाप भी है और इसी पर रक्स किया जा रहा है। मैच खत्म हो चुका है, चित्राल जीत चुका है और अब कोशिश की जाएगी गिलगित से एक बार फिर जब अगला मैच हो तो उसमें कोशिश करें इनको हराने की। लेकिन जो जोशो खरोश है ऑडियंस के अंदर, जब हम देखते हैं कि कोई चित्राल का गोल होता है तो एक जगह से शोर मचता है, जब गिलगित का गोल होता है तो दूसरी जगह से शोर मचता है, बीच में रक्स भी चल रहा होता है, सब कुछ चल रहा है। यहाँ पर गैर मुल्की सयाह भी हैं, पाकिस्तान भर से, मुख्तलिफ शहरों से, कराची से लेकर हम देख रहे हैं पेशावर तक, मानसेरा से, एबटाबाद से, मुख्तलिफ इलाकों से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, दिन गुजारते हैं, मैचेस देखते हैं, कोशिश करते हैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर पहुंचे। बहुत सारी फैमिलीज मौजूद हैं, एक और फैमिली हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे जो कि मानसेरा से ट्रैवल करके आए हैं शंदूर फेस्टिवल देखने के लिए, एंजॉय करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, क्या नाम है आपका? कैसा लगा आज आपको पोलो फेस्टिवल? सबसे पसंदीदा चीज क्या रही आज की? लोगों का प्यार है। अच्छा, लोगों का प्यार इनको अच्छा लगा। आप बताएं, जब आप लोगों ने ट्रैवल शुरू किया था शंदूर फेस्टिवल, पहले कभी देखा आपने यहाँ पे? नहीं, फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम आए हैं, तो जब आप लोग ट्रैवल कर रहे थे यहाँ पे किसी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं या बस जो भी जीत जाए खैर है, हमको बस एंजॉय करना है, ऐसा सीन है? ऐसे है कि हमें नहीं आइडिया था कि कौन सी टीम खेल रही है। अच्छा। इट्स जस्ट कि हम एक्सपीरियंस करना चाहते थे। अच्छा। हम बचपन से ही टीवी पे देखते हैं। बिल्कुल। तो बस एक मौका था, तो फैमिलीज जो है आप लोगों की, आप लोग बाकी फैमिली भी अभी मौजूद है कि आप दोनों बहन भाई ट्रैवल कर रहे हैं? आप दोनों ट्रैवल कर रहे हैं, अच्छा अच्छा अच्छा। और मानसेरा से आप लोग निकले थे सीधा शंदूर, बीच में रास्ते और भी बहुत सारे देखे? बहुत सारी जगह देखी। हम गए सबसे पहले वहाँ से मॉडर्न, आगे से बुलंद तक, वहाँ से रात के रास्ते से होते हुए हम अच्छा, बटगोई भी देखा आपने? वो सारा देखा वहाँ से। आज इतने हाई एल्टीट्यूड पे, इतनी हाइट पे आकर पोलो मैच देखकर और वो भी इन खूबसूरत नज़ारों में, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? मैजिकल एक्सप्रेशन से बता सकती है, बहुत मैजिकल है और जो सोचा हुआ था कभी करना है मौका मिला है। और जिन्होंने नहीं देखा उनको क्या इनविटेशन देना चाहेंगे आज? वो लोग ना आए जो से डरते हैं या जो ऐसे मिलकर नहीं कर सकते, बट जो एडवेंचरस हैं वो आए क्योंकि इतना खराब रोड नहीं है। और नहीं तो नज़ारा देखने आ जाए। शंदूर के हसीन नज़ारे तो आप देख रहे हैं, एक तरफ हम बर्फ़ भी देख रहे हैं, सब्ज़ा भी देख रहे हैं और बड़ी तादाद में सयाह भी यहाँ पर पहुँचते हैं, पाकिस्तान से भी, गैर मुल्की भी। लेकिन ये सारी जो सजावट है, ये सारी रौनक है, ये जो मेला सजता है, इसके पीछे कौन लोग हैं? कौन लोग हैं जो ये सारा इंतज़ाम करते हैं और लोगों को यहाँ पर आने के लिए सहूलियात फराहम करते हैं? क्योंकि अगर यहाँ सहूलियात नहीं होंगी तो लोगों का यहाँ पर आना ठहरना, क्योंकि 3 दिन का फेस्टिवल होता है, उसमें बहुत मुश्किलात होती हैं। अभी भी यहाँ पर बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन उसको सॉल्व करने के लिए और प्रॉब्लम्स कम करने के लिए, बेहतर सहूलियात देने के लिए जो केपी टूरिज्म अथॉरिटी है वो पूरी कोशिश कर रही है ताकि तमाम लोग पाकिस्तान भर से, इवन जो दीगर ममालिक से भी सफ़र कर रहे हैं, वो यहाँ पर पहुँचे और उनको हर किस्म की सहूलत मिल सके। लेकिन इसके पीछे कौन लोग हैं इसका मैंने आपसे जिक्र किया है। तो हसीन नज़ारा तो आप हमारे पीछे देख रहे हैं, लेकिन इन हसीन नज़ारों में जो रौनक लगा रहे हैं वो हमारे साथ मौजूद है, स्पोक्स पर्सन है केपी टूरिज्म अथॉरिटी के साथ। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, खैरियत से? साथ बड़ी रौनक लगाई हुई आपने, ये कितनी तैयारी की जाती है इसके लिए, खासतौर पर शंदूर फेस्टिवल के लिए? तकरीबन कम से कम हमें 3-4 महीने
मंथ है उससे पहले हमें तैयारी करनी पड़ती है, पेपर वर्क करना पड़ता है, फिर जो है मुख्तलिफ हमारे साथ जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनको साथ इंगेज करना पड़ता है, गवर्नमेंट होती है, आर्मी ट्रेड या मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं जो मिलकर ऑर्गेनाइज करते हैं। असल में सिर्फ केपी का है नहीं, जीबी भी इन्वॉल्व होता है, इसमें हमें जीबी को भी इन्वॉल्व करना पड़ता है। फिर इसके साथ साथ इसकी हमें प्रमोशन करनी पड़ती है। सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ इन लोगों का मेला हो, कम से कम लोगों को भी यहाँ बुलाना है, जिसका मकसद ये हमारा कि भाई खेल नहीं है, दूसरों को फरोग देना है। उसके लिए फेस्टिवल है पूरा, ताकि उस फेस्टिवल में मैं देख रहा था कि मैं पहली दफा विजिट कर रहा हूँ शंदूर फेस्टिवल, कि यहाँ पर सिर्फ पोलो मैचेस नहीं है, यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें हैं आसपास। जैसे कि हम देख रहे थे खाने पीने का पूरा एहतमाम किया जाता है, फिर खेमे लगते हैं, लोग स्टे करते हैं, रात को म्यूजिकल नाइट्स होती हैं यहाँ पर, उसका अरेंजमेंट भी किया जाता है। बिल्कुल ऐसा, इसमें 3 दिन का ये इवेंट होता है और इसकी अब की डेट्स जो चलती आ रही है वो 7, 8, 9 है। बिल्कुल, मगर हमने ईद उल अज़हा को देखते हुए हमने उसको आगे किया था। तो इसका ये था कि इसमें कल्चरल नाइट्स हम रखते हैं, क्योंकि ये बेसिकली है चित्राल और जीबी की है और दोनों के बड़े रिच कल्चर है। बिल्कुल, तो इसमें फर्स्ट डे पे जो नाइट म्यूजिकल नाइट होती है वो हम चित्राल की करते हैं। सेकंड डे जो होता है उसपे जो है वो जीबी की कल्चर नाइट होती है, उनके सिंगर्स होते हैं वो परफॉर्म करते हैं, जहाँ टूरिस्ट आते हैं, ताकि वो सिर्फ आके दिन भर पोलो ना देखें, थोड़ा मौसीकी और हल्ला गुल्ला। क्योंकि पोलो मैचेस वैसे भी हम देख रहे थे कि ब्रेक के साथ होते हैं, एक उसका पार्ट होता है, फिर सेकंड पार्ट होता है, फिर मैचेस आते हैं, बीच में बहुत वक्फा भी आ जाता है, तो उसके लिए भी एंटरटेनमेंट बड़ी जरूरी है। बिल्कुल जी, दिन में 3 मैचेस होते हैं मुख्तलिफ। अच्छा, और टोटल 12 टीम्स है इसमें? 12 टीम्स है, बिल्कुल सही। और हर टीम के जो होते हैं वो एक तरफ, जो एक मैच में होते हैं वो 6 खिलाड़ी जो है वो खेलते हैं। एक अगर फैमिली ट्रैवल कर रही है साथ, मुझे जरा बताइएगा, चाहे वो पंजाब से कर रही है, सिंध से आ रही है, कहीं से भी आ रही है, और वो शंदूर आना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या अरेंजमेंट्स यहाँ पर होंगे जो कि केपी गवर्नमेंट की जानब से होंगे? मुख्तलिफ हमने टेंट्स विलेज लगाए होते हैं। इस दफा जो टूरिस्ट आ रहे थे तो उनके लिए हमने फर्स्ट ये होता है कि आपके अगर पंजाब से आ रहे हैं या किस जगह से भी आ रहे हैं तो एक नाइट आपकी चित्राल में आती है, या थोड़ा सा आगे आ जाए तो बोनी में आती है। सेकंड नाइट पे फिर आपको शंदूर पहुंचना पड़ता है, जर्नी ज्यादा है तो इजी नहीं होता है सफर करने में। बिल्कुल, तो उसके लिए जगह जगह पे तो आपको वॉशरूम यहाँ मिलते नहीं है, तो हमने डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ इस दफा मिलकर हमने फैमिलीज के लिए जगह जगह पे मुख्तलिफ वॉशरूम ओपन करवाए हैं वगैरह में, ताकि कोई फैमिली इतना लंबा रास्ता सफर कर रही है तो उनको रेस्ट एरिया भी थोड़ा सा मिल सके और वो फैमिली इजीली जो है वॉशरूम वगैरह भी यूज करे। इस वक्त टूरिज्म जो अथॉरिटी है वो क्या स्टेप्स ले रही है जितने हमारे नदन एरियाज है उसको बेहतर बनाने के लिए, सहूलियात को बेहतर फराहम करने के लिए? बिल्कुल, आपने सहूलियात की बात की तो हम सिर्फ सहूलियात के साथ साथ टूरिस्ट का भी हम करते हैं। तो टूरिस्ट के लिए भी हमने रिसेंटली से टूरिज्म पुलिस लॉन्च की है। बिल्कुल, तो 200 पुलिस हमने उसमें भर्ती की है, मुख्तलिफ 5 डिस्ट्रिक्ट में भी हमने उनको लॉन्च किए कि जहाँ पे टूरिस्ट आ जाए। आपने अक्सर देखा होगा ईद के दिनों में लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, गलियात हो गया या बिल्कुल कंजेशन खत्म करने के लिए। उसके अलावा हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है IDCs में, जो इंटीग्रेटेड टूरिज्म जोन्स है। 4 हम जोन्स बना रहे हैं जो अपनी नोयत के होंगे। अब एक ही जगह पर, यानी अगर शंदूर है तो शंदूर में अगर वो जोन बन रहा है तो वहाँ पे आपको हॉस्पिटल भी मिलेगा, वहाँ पे आपको इको टूरिज्म भी मिलेगा, वहाँ पे आपको पंप भी मिलेगा, वहाँ पे एक स्ट्रक्चर के मुताबिक होटल। ये नहीं होगा जैसे आप देखते हैं आप इस जगह पर पुराने जो हमारे एरियाज हैं उन पे चले जाएं तो बस बिल्डिंग्स खड़ी हो गई, वो चीज नहीं होगा। एक तरतीब वाइज करेंगे कि एक आपको एक मॉडल, कुदरत को नुकसान भी ना पहुंचाया जाए और सहूलियत ऐसी दी जाए कि लोग जो आए उनको फैसिलिटेट किया जाए ताकि वो इजीली स्टे कर सकें, उनको तमाम चीजें मिल जाए वहाँ पर। ये इसकी हमने अभी मिसाल, हमने एक आइडिया शो किया था जो हमारे कैंपिंग पॉट्स का प्रोजेक्ट था। उसमें हमने इको टूरिज्म को बहाल, हमने उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं रखी, हमने सोलर पे उसको चलाया, तो वो हमारा बड़ा हिट प्रोजेक्ट किया। फिर हमारे CM KP के ने उनको मजीद बढ़ाया, 10 साइट्स पे हमने बनाया, तो हम 20 साइट्स पे लेके जा रहे हैं। अच्छा। और एक बात मैं ऐड करता चलूंगा शंदूर के हवाले से, अगर आप देखें तो यहाँ पर एक पूरा बाजार लगा होता है, बिल्कुल खाने पीने का। तो वो सिर्फ ये नहीं है कि आप आए मेला देखा खत्म हो गया, यहाँ से जो लोकल्स होते हैं वो बाकायदा आते हैं यहाँ पर अपना बाजार लगाते हैं। बिल्कुल, तो उससे उनका रिजल्ट की अपनी कमाई होती है, अपना रोजगार उनसे जुड़ा है। वो अपनी चीजें, बिल्कुल हम ये साथ सही कह रहे हैं। हम देख रहे थे कि बाकायदा पूरा एक शहर आबाद होता है जिसमें एक तरफ खेमे हैं, एक तरफ पोलो ग्राउंड है जहाँ पर मैचेस हो रहे हैं, और एक साइड ऐसी है जहाँ पर लाइन से आपको खाने के स्टॉल्स मिलेंगे और वहाँ पे खाने की हर किस्म की चीजें दस्तयाब है, यानी कि आप सब कुछ खा सकते हैं। बिल्कुल, कच्चे से लेकर पके हुए सब कुछ मिल रहा है हर किस्म की। एक सबसे जो स्ट्रेंज बात है इस जगह की, जो कि मैंने फील की, कि दिन में यहाँ पे आपको टेम्परेचर ऐसा मिलेगा कि आप जो है ना वो धूप बर्दाश्त नहीं कर सकते, और रात में शदीद सर्दी है, ऐसा ही है? बिल्कुल, ये सूरज गुरूब होगा तो हाइट है 12,600 फुट, तो बर्फानी हवाएं आपने देखा, पहाड़ों पे बर्फ,
तो वो हवा इतनी तेज होती है, टेम्परेचर बहुत गिर जाता है। हाँ, गिर जाता है, तो वो आपको फिर आम शर्ट में, एक शर्ट में रहना मुश्किल होता है। आपको स्वेटर वगैरह पहनना, चादर पहननी पड़ेगी ताकि आप आराम से सर्दी को बर्दाश्त सके। साहब भाई को हमने पकड़ा हुआ है, हम के साथ आगे भी निकल रहे हैं और कोशिश करते हैं जितने नज़ारे देख सकते हैं हसीन वो देख लें। तो आप लोग थोड़ा सा इंतजार करें, आगे और ही बहुत कुछ हमने आपको दिखाना है। शंदूर शहर सज चुका है और यहाँ पर हम जब इस स्टॉप पर आकर देख रहे थे तो हमने देखा कि यहाँ पर इतनी बड़ी एक आबादी की सज चुकी है जो कि यहीं पर रात में स्टे करेगी, यहीं पर रहेगी। और इस तरीके से हमने जिक्र किया था कि गैर मुल्की सयाह यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दीगर ममालिक से ट्रैवल करके पाकिस्तान पहुँचे हैं और शंदूर फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, देख रहे हैं और शायकीन में ही शामिल हैं। हमने ऑडियंस में बहुत सारे देखे थे। तो बिली हमारे साथ मौजूद है जो कि मैनचेस्टर से आए हैं और ये बहुत सारे ममालिक सफ़र कर चुके हैं ऑलरेडी। तो उनसे बात करते हैं कि इनको पाकिस्तान कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? Very well, thank you. It's great to be here. It's great to be here. आपने बहुत ट्रैवल किया है, पाकिस्तान कितना मुख्तलिफ है? पाकिस्तान किसी और जगह से बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ हर किस्म की सकाफत है, हर जगह अलग किस्म की सकाफत है। यहाँ पहाड़ हैं, दरिया है, बर्फ है, गर्मी है, समंदर है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, इसीलिए मैं यहाँ वापस आया हूँ। और शंदूर फेस्टिवल के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या पहली बार आप शंदूर फेस्टिवल देखने आए? जी हाँ, ये मैंने पहली बार देखा है। मैंने पहली बार इसके बारे में सुना है कि दुनिया के ऊंचे तरीन मकाम पर एक मैच होता है, तो जाहिर है मुझे तो फिर आना ही था। और जब पाकिस्तान में हम बात करते हैं लोगों की, कल्चर की, ट्रेडिशंस की, खाने की, कितना पसंद आया आपको ये सब? यहाँ के लोग बहुत अच्छे और वेलकम करने वाले हैं, सकाफती रिवायत के बारे में बात करते हैं। आपके इर्द गिर्द अगर इस तरह के लोग हों तो फिर सफर करना बहुत आसान हो जाता है। क्या पाकिस्तान में आसान है एक शहर से दूसरे शहर ट्रैवल करना? ये एक बहुत लंबा, तकरीबन 30 घंटे का सफर था, लेकिन लोगों ने इस सफर को आसान बनाया। वैसे बिली, मैंने सुना है कि आपने पब्लिक बसेस पे भी ट्रैवल किया है। हाँ, मेरा मतलब है वो वक्त पर चलती हैं और लोग बहुत मददगार हैं, अपनी सीट दे देते हैं। वो बसेस वक्त पर निकलती हैं, ये बड़ा मुश्किल है बिलीव करना। मेरा तजर्बा अच्छा रहा, रास्ते बहुत ही खूबसूरत थे, कहीं आबशार थी, कहीं दरिया थे। यूं कह लें, मुझे तो बहुत मजा आया। हॉस्पिटैलिटी वाकई बहुत है यहाँ पर। मैंने भी जगह पहली बार देखी है, मुझे तो बहुत पसंद आई। यहाँ के माउंटेन्स, यहाँ की सीनरी, आपको कैसा लगा? मेरी जिंदगी का सबसे मुख्तलिफ तजर्बा है ये। पहली बार पोलो मैच देखा, ऊंचे तरीन मकाम पर, आसपास बहुत सारे लोग हैं, पहाड़ों पर बर्फ के साथ एक झील है, मैं क्या बताऊं। और पाकिस्तान में आपको किस किस्म का खाना पसंद आया? खाना अच्छा लगा, मैंने चिकन कढ़ाई और मटन कढ़ाई खाई। मटन या चिकन? मुझे चिकन ज्यादा अच्छी लगी। लोग ये जानना चाहते हैं कि आपने अभी तक क्या ट्राई किया है यहाँ पर? दाल खाई, चने खाए, बिरयानी भी खाई, बल्कि सड़क के किनारे खड़े लोगों के पास जाकर पूछा कि आपके पास क्या है, और जो कुछ भी मिला मैंने खा लिया। बहुत अच्छा लगा बिली आपसे मुलाकात करके और उम्मीद करता हूँ कि आप इस फेस्टिवल को बहुत एंजॉय करेंगे। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much. तो ये नज़ारे तो आप लोग देख रहे हैं, जहां पर कहीं बर्फ पड़ी है, कहीं हमें लेक नजर आ रहा है, लेकिन एक नज़ारा और भी है जो इस वक्त मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं। ये खूबसूरत नज़ारा, क्योंकि कहीं पर भी ऐसा शहर नहीं कायम किया जाता जहां पर एक फेस्टिवल के लिए पूरा शहर कायम होता है 3 दिन के लिए, जहां पर क्या नहीं है। यहाँ पर आपके पास खेमे हैं, यानी कि आपके पास रिहाइश है, यहाँ आप स्टे कर सकते हैं। यहाँ पर खानों के लिए मेरी इस साइड पे एक पूरी फूड स्ट्रीट है। उस फूड स्ट्रीट के अंदर आपको कच्चे खानों से लेके पके हुए खाने तक हर
चीज दस्तयाब है। आप कढ़ाई भी खा सकते हैं, आप जलेबियां भी खा सकते हैं, मीठे के लिए भी यहाँ पर सब कुछ मौजूद है। तो इस तरह का शहर आबाद किया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग, गैर मुल्की लोग, पाकिस्तानी मुख्तलिफ शहरों से, इवन कराची से लेके यानी कि सतह समंदर से लेके यहाँ तक पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद इस शहर को एक्सपीरियंस करते हैं जहाँ पर ये पोलो फेस्टिवल सजाया जाता है। शायकीन में हम देख रहे थे कि बहुत सारे लोग मौजूद थे जो कि मुख्तलिफ शहरों से यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन इस शहर की बहुत सारी वैसे तो खुसूसियात हैं, लेकिन कुछ खुसूसियात जिनका हम जिक्र कर रहे हैं कि यहाँ पर इतना ऑर्गेनाइज सिस्टम बनाया जाता है टूरिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से कि यहाँ पर अगर आप खैमे में स्टे कर रहे हैं तो आपके पास वॉशरूम की फैसिलिटीज भी हैं, खाने पीने की फैसिलिटीज भी हैं, वो तमाम फैसिलिटी हैं जो एक शहर के अंदर होनी चाहिए, खाने से लेकर रहने तक की। और यहाँ पे आप लोग अपनी फैमिलीज के साथ भी आ सकते हैं। बहुत सारी फैमिलीज हम यहाँ पर देख रहे हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं और ये मुख्तलिफ खैमों में स्टे कर रहे हैं। कहीं पर खैमे लगे हैं जो कि टूरिज्म डिपार्टमेंट के हैं, कई लोगों ने अपने प्राइवेटली लगाए हैं, कोई 2 लोगों के लिए, कोई 10 लोगों के लिए। लेकिन इस किस्म के खैमे क्योंकि दिन में यहाँ पर बहुत शदीद गर्मी होती है और शाम होते ही मौसम सर्द होना शुरू हो जाता है, मुझे अब इसमें ठंड लगना शुरू हो गई है और अब से कुछ देर बाद यहाँ पे टेम्परेचर तकरीबन 3 to 4 के अराउंड हो जाएगा जो कि शदीद ठंड होगी और उसके लिए फिर आपको जैकेट्स और हर चीज़ आपके पास इंतजाम होना चाहिए। लेकिन इंतजाम यहाँ पर भी है, अगर आप लोग अपनी तमाम चीज़ें नहीं लेकर आ रहे तो यहाँ पर खैमों में रहते हुए आपको कंबल भी फराहम किया जाएगा, आपको रज़ाई मिल जाएगी, आपको वो तमाम चीज़ें मिल जाएंगी जो कि यहाँ पर गुजारा करने के लिए, रहने के लिए काफ़ी हैं। आप 3 दिन गुजार सकते हैं, 3 दिन एंजॉय कर सकते हैं। शंदूर फेस्टिवल हम तो एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन ये शहर देख के मैं बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ। पोलो फेस्टिवल शंदूर की जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी वो ये है कि अगर आप उस शहर से बाहर भी निकलते हैं और कुछ सुकून करना चाहते हैं तो आसपास इतने नज़ारे हैं और इतनी खूबसूरती है कि आप कहीं पर भी लेक देख सकते हैं, कहीं पर आप पहाड़ों का नज़ारा कर सकते हैं। और ऐसे ही हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग आते हैं जो कि फ़ोटोग्राफी कर रहे होते हैं और हम उनकी पिक्चर्स देख रहे होते हैं टेलीविज़न पर, कभी हम देखते हैं उनकी सोशल मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर। एक पिक्चर खींचना कितना मुश्किल काम है। मैं जब लेक आया तो मैंने देखा कि यहाँ पर एक ऑलरेडी फ़ोटोग्राफर मौजूद है जो कि यहाँ की जो लैंडस्केप है वो कैप्चर कर रहे हैं। हम थोड़ा इनको इंगेज करते हैं, इनको थोड़ा तंग करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि लैंडस्केप्स की फ़ोटोग्राफी किस किस्म की होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? तंग तो नहीं किया मैंने आपको? अच्छा, मैं आपको लदा हुआ देख रहा हूँ बहुत सारे कैमरास के साथ। तो ये इतने कैमरास लेकर ही आप जाते हैं जब फोटोग्राफी करनी होती है? देखें, लोग तो आमतौर पर कुछ सीनरीज की पिक्चर्स देखते हैं तो समझते हैं कि बड़ा इजी काम है, लेकिन बहुत मुश्किल है। सर्दी देखें कितनी पड़ रही है बिल्कुल, और हमें वो क्या कहते हैं कि गर्मी को भी चखना पड़ता है और साथ साथ सर्दी के भी मजे लेने पड़ते हैं। हम मुख्तलिफ इकसाम की तस्वीर देखते हैं सोशल मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर। आप ये तस्वीर ज़रा बताइएगा, आप किस किस्म की फ़ोटोग्राफी करते हैं? लेकिन मैं तो बेसिकली नेचर फोटोग्राफी करता हूँ। अच्छा, नेचर। इस पे ज़्यादा मेरा तवज्जो रहती है। इसके अलावा भी हम फोटोग्राफी करते रहते हैं। मुझे हैरानगी पता किस बात की हुई कि सारा शहर तो उधर आबाद है, लेकिन एक शख्स को मैं देख रहा था जो अकेला यहाँ बैठा था पत्थर के ऊपर, अब फोटोग्राफी कर रहा था। ये फोटोग्राफर्स अकेलापन पसंद करते हैं? बिल्कुल, कभी कभी उनको लोगों से हट के भी काम करना अच्छा लगता है। मैंने ये सुना है कि आपने कई जगहों पर ट्रैवल भी किया है, आप अकेले ट्रैवल भी करते हैं और कुछ बर्फानी इलाकों में भी आप अकेले जा चुके हैं? जी बिल्कुल, मैं काफ़ी बड़े ट्रैक्स कर चुका हूँ, जिसमें से एक ट्रैक 2015 में मैंने किया था अपर दीर से लेके कश्मीर ताओबट तक। वो 56 डेज का था, कंटिन्यूसली 56 डेज का था। तो वो मैंने एक बड़ा किया था, ट्रैक किया था। इसके अलावा मैं यहाँ पे एक गांव है लासपुर, अगर आप लासपुर से पर आते हैं तो बड़ा खूबसूरत सा गांव है। यहाँ से एक रास्ता निकलता है पहाड़ों के बीच में से जो उतरता है जाके महूडंड में। अच्छा। स्वात के अंदर बड़ा खूबसूरत एरिया है। स्वात में उतरता है वो जाके? जी हाँ, वो स्वात के अंदर। वो कितना लंबा ट्रैक है? वो तकरीबन 7वें दिन में वहाँ महूडंड पहुँच गया था। 7वें? नहीं, आप बाय रोड ट्रैवल कर रहे थे? नहीं, वहाँ ट्रैक्स होते हैं। अच्छा, आप सिर्फ ट्रैकिंग कर रहे थे? सिर्फ ट्रैकिंग कर रहा था, तो ये 6 दिन ट्रैकिंग कर रहा, 7वें दिन में वहाँ महूडंड पहुंचा हूं। आपकी बातों से मुझे अंदाजा हो रहा है कि जब हम घरों पर बैठ के वो तमाम तस्वीर देखते हैं लैंडस्केप्स की, तो उसके पीछे ये नहीं होता कि गाड़ी में बैठे और यहाँ पहुंच गए और फिर तस्वीर खींच ली। ऊपर इस तरह ट्रैवल करना पड़ता है कि ट्रैकिंग करनी पड़ती है, कई दिन लग जाते हैं एक मकाम पर पहुंचने के, सिर्फ इसलिए कि वो जगह जहाँ पर गाड़ियों की एक्सेस नहीं है, वो जगहें जहाँ पर नॉर्मली फैमिलीज या लोग नहीं ट्रैवल कर सकते, वहाँ पर
आमिर भाई जैसे लोग जाते हैं और अपने कैमराज लाद कर जाते हैं और वहाँ जाकर कोशिश करते हैं कि उन नज़ारों को कैप्चर किया जाए, कैमरे की आंख में बंद किया जाए, फिर आप लोगों को दिखाया जाए। तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, हमने आगाज में ये लाइन कही थी और कसम है कि आप चले आएं और ये पहाड़ देखें, ये नज़ारे देखें, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जो मैंने देखा शंदूर फेस्टिवल, उस पूरे शंदूर फेस्टिवल में एक इस किस्म का ख़तरनाक खेल खेला जाता है जो कि बादशाहों का खेल है। वो पोलो फेस्टिवल जिसमें खिलाड़ियों को किसी किस्म का कोई डर नहीं है, वो सब अपने घोड़ों पर सवार होते हैं और निकल पड़ते हैं अपनी जीत की खातिर। यहाँ पर मौजूद हैं शायकीन जो कि बहुत दूर दराज इलाकों से ट्रैवल करते हैं, यहाँ पहुँचते हैं और सिर्फ इसलिए कि वो अपनी टीम्स को सपोर्ट कर सके। इसको बादशाहों का खेल ऐसे नहीं कहा जाता। जब मैं वहाँ बैठा था तो मैंने जो सबसे ज़्यादा चीज़ नोटिस की वो ये थी कि वहाँ पर जो जज्बा था, जो वलवला था अपनी टीम को लेकर, और वहाँ पर जिस तरीके से डेडिकेशन के साथ सब अपनी टीम्स को सपोर्ट कर रहे थे, ये बादशाहों का खेल जो है, इसमें खेल की ये अहमियत थी कि लग रहा था कि मैं कोई पाकिस्तान और भारत का मैच देख रहा हूँ। ऐसा कांटे का मुकाबला वहाँ पर हो रहा था। और बादशाहों का खेल इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि आज भी इसमें बादशाहों के शहजादे शामिल हैं। आज भी इन टीम्स में जो कप्तान होते हैं वो शहजादे होते हैं, जिनकी निगरानी में और जिनके साथ जो दीगर टीम्स हैं वो शिरकत करती हैं और अपना मैच खेलती हैं। इस खेल का क्या नतीजा निकला वो तो आप लोग जान चुके हैं, लेकिन इस पूरे फेस्टिवल का नतीजा ये निकला कि मैं कन्विंस हो गया हूँ कि मैं आप लोगों को कन्विंस करूँ कि आप लोग भी इन इलाकों में ट्रैवल करें, यहाँ पर आएँ, यहाँ की सकाफत देखें, यहाँ की रिवायात देखें, और ना सिर्फ देखें बल्कि ये पैगाम दुनिया भर में पहुँचाएं। क्योंकि जिस तरह से केपी टूरिज्म अथॉरिटी कोशिश कर रही है टूरिज्म को बढ़ाने की, ऐसे ही हमारा पैगाम भी यही है कि टूरिज्म बढ़ाने के लिए हम सबको मिलजुल कर ये पैगाम दुनिया भर में पहुँचाना चाहिए। जिक्र कर रहे थे और अब शाम हो चुकी है, बल्कि रात हो चुकी है। रात होते ही यहाँ पर जो पूरी फूड स्ट्रीट है उसमें हम देख रहे हैं कि रश मुसलसल बढ़ता जा रहा है, बातें जा रहे हैं। और यहाँ मेरे पीछे जो रश लगा है ये वो जगह है जहाँ पर मछली भी मिल रही है, चपली कबाब भी मिल रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ अगर मेरे कैमरा के साथ आते तो दिखाते भी हैं। यहाँ पर लाइनें लग चुकी हैं खाने के लिए और एक जगह यहाँ बनाए जा रहे हैं इस वक्त चपली कबाब तैयार की जा रही है। चपली कबाब के साथ रश बहुत बढ़ता जा रहा है। जितने लोग हैं रात होती है, सारा दिन के थके हुए इस वक्त आते हैं, खाना शाना खाते हैं। इस साइड पे बन रही है मछली। इस सर्दी के मौसम में मछली जैसी सौगात हो, उससे बेहतर क्या हो सकता है। मछली के ऊपर रश है। ये पूरी जो सड़क है सर्दी फूड स्ट्रीट में, अगर हम पीछे चलें तो हम आपको दिखाते हैं कि पीछे यहाँ पर इतना रश लग चुका है। सिटिंग एरिया उन्होंने प्रॉपर बनाया हुआ है। हम जिक्र कर रहे थे शहर आबाद होता है, शहर ऐसे आबाद होता है। यहाँ पर बाकायदा पूरी सिटिंग है, इसमें लोग आते हैं यहाँ पर बैठ के खाना शाना खाते हैं। खाना खाने के बाद फिर कल दोबारा से आगाज हो जाएगा मैचेस का। मैचेस चल रहे हैं मुसलसल, लोग अपना पूरा दिन गुजारते हैं, फिर रात को खाने पीने के लिए यहाँ आते हैं। उसके बाद फिर म्यूजिकल नाइट भी होती है, इसके मुनाज़िर हम आपको दिखाएंगे। शंदूर फेस्टिवल मुबारक। मैं एक ब्रुशेस की सॉन्ग गाऊंगा, ये बहुत पुराना सॉन्ग है। बेगम गुजरे, बेगम गुजरे, बेगम गुजरे, बेगम गुजरे, बेगम गुजरे, जदूरी दनावतानो में, बेगम गुजरे, जदूरी दनावतानो में। ईद स्पेशल शो में एक बार फिर आपको कहेंगे वेलकम बैक। ब्रेक पर आप लोग गए थे, लेकिन ब्रेक यहाँ पर जो ना वो ईद शो को नहीं लगी माया। ईद शो की तो और भी बहुत सारे मनाजिर हैं जो अभी आपने देखने, बल्कि मैंने तो आप लोगों के साथ देखने। तो क्या शंदूर फेस्टिवल ही है शाहजेब या कहीं और भी गई है टीम? देखिए हमारे मुख्तलिफ मकामात इतने खूबसूरत हैं कि जब आप कहीं निकलते हैं तो हमारी टीम कोशिश करती है कि जितने मकामात हैं ना वहाँ पर हम कवरेज भी करें, वहाँ की सकाफत आपको दिखाएं, वहाँ के रंग आपको दिखाएं, वहाँ का कल्चर। क्योंकि जब हम कल्चर्स देखते हैं मुख्तलिफ पाकिस्तान
पाकिस्तान के अंदर इतनी डाइवर्सिटी है माया कि बड़ा खूबसूरत लगता है हमें। एक तो मुख्तलिफ वहाँ पर लैंग्वेजेस जब आपको सुनने को मिलती है, पता लगता है कि ये लोग इस तरीके से रहते हैं, रोजाना इनका जो दिन है वो ऐसे गुजरता है। पता है, मैंने किसी को कहते हुए पड़ोसी मुल्क में सुना था कि पाकिस्तान को आप जानते नहीं है, पाकिस्तान के अंदर इतना रिच कल्चर है, इतना कल्चरल मुल्क है। तो जब आपको लगे ना कि आपकी तारीफ कोई गैर मुल्की और वो भी पड़ोसी मुल्क में कोई करे, तो आपका जो ना सर फख्र से बुलंद हो जाता है कि अल्लाह तूने हमारे मुल्क में कितने खूबसूरत मकामात, खूबसूरत मनाजिर, इस ज़मीन को तूने जो इतना नवाजा है, जब भी तो लोगों की नज़रों में आते हैं। तो अब हम यहाँ से कहाँ जा रहे हैं? और आप एक जगह करना भूल गई, खूबसूरत लोग, इतने मेहमान नवाज और इतने प्यार मोहब्बत वाले लोग हमारे पाकिस्तान में बसते हैं माशाल्लाह। लेकिन अब हम रुक कर रहे हैं शंदूर फेस्टिवल। आपने देखा जो बड़ा लंबा ट्रैवल करके हमारी पूरी टीम गई है, वो आपको हमने दिखाया कि वहाँ पर कैसे किस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है और क्या कुछ होता है। लेकिन अब हम रुक कर रहे हैं जरा कैलाश वैली का, क्योंकि कैलाश वैली में जो रंग है वो आप सब उससे वाकिफ हैं। वहाँ के म्यूजियम भी, वहाँ के जैसा शाजिब ने कहा लोग भी। तो अब जरा यहाँ से पहले कराची से सिंदूर गए और अब कराची वापस आके जा रहे हैं। रास्ते नहीं आते ना, जरा हम कैलाश तरफ चलते हैं, फिर वापस कराची आएंगे। चले फिर। हम मौजूद हैं एक हसीन वादी में और यहाँ से लाए हैं आपके लिए ईद के ये स्पेशल शो। आज हम आपको सैर करवाने वाले हैं एक ऐसी जगह की जो शायद आपने पहले ना देखी हो। लेकिन ये जगह क्या है, ये सरप्राइज़ है और इस सरप्राइज़ को खोलेंगे अब्दुल्ला जावेद, क्योंकि मैं अकेला नहीं आया, मेरे साथ ईद मनाने आए हैं अब्दुल्ला जावेद। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। पाकिस्तानियों, ईद मुबारक। आज हम एक ऐसी जगह मौजूद हैं जिसको जाना जाता है सकाफत से। जी हाँ, हम मौजूद हैं इस वक्त कैलाश में, जो अपनी सकाफती रंगों की वजह से मशहूर है। हमने कहा ईद का मौका हो और सुबह सवेरे पाकिस्तान की टीम आप लोगों को कहीं की सैर न कराए, ये मुमकिन नहीं। तो रहिए मेरे और काशिफ के साथ, हम आपको कराएंगे वादी कैलाश की सैर। बैकग्राउंड में आपको आवाज़ तो सुनाई दे रही होगी, ये वो आवाज़ है जिसने हमें अपनी तरफ मुतवज्जे किया है। किसकी है ये आवाज़? कौन है जो इतना खूबसूरत रबाब सुना रहा है सबको? आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं। माशाल्लाह, वाह, ज़बरदस्त। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम जी सैयद वकास है। वकास साहब, आप जब ये बजा रहे थे तो हम गुज़र रहे थे, लेकिन जब हमने ये आवाज़ सुनी तो हम इससे इस तरह मुतासिर मुतवज्जह हुए कि हम खींचे चले आपकी तरफ। कहाँ से आए आप? मैं जी आया हूँ कराची से। कराची से? लंबा सफ़र, हम भी कराची से आए। तो खैरियत, ईद मनाने के लिए कुछ प्लान किया कैलाश का? बस मुझे ट्रैवलिंग का शौक़ है। इस दफ़ा मैंने ईद पे प्रोग्राम बनाया कि इस दफ़ा ईद पे जाते हैं चित्राल और कैलाश पे वैली जो है वो घूम के आते हैं। मुझे ये बताएं कि रबाब बजाने का शौक़ कब से हुआ? रबाब देखें, ये तो पश्तो कल्चर है, इसका हिस्सा है। क्योंकि मैं पठान हूँ, रहता कराची में हूँ, तो हर पठान को रबाब सुनने का और बजाने का शौक़ होता है। तो मुझे भी ये शौक़ हुआ तकरीबन कोई 1.5 साल पहले। तो बस मैंने रबाब ख़रीदा और बजाना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, मुझे ये लर्निंग फेज़ में हूँ, अभी भी मैं बजाना सीख रहा हूँ, मुझे इतना ख़ास बजाना नहीं आता। नहीं, आप तो उस्तादों के उस्ताद निकले भाई। मुझे ये बताएं कि कोई ऐसी शख्सियत जिससे आप मुतासिर हुए हों? सर 2 हैं। एक तो रबाब जो बजाते हैं, अफ़गानिस्तान के रबाबिस्ट हैं सखी, उनसे, और एक पश्तो के जो हैं दूसरे हमारे पेशावर के वो हैं शाहिद मलक, उनसे। ज़बरदस्त, दोनों बड़ी फेमस पर्सनालिटीज़ हैं रिगार्डिंग रबाब। मुझे ये बताएं कि आपको कौन कौन सी धुनें मज़ीद आती हैं, हमें कुछ सुनाए भी। अभी मैंने 2-3 धुनें बजाना सीखी हैं जो मैं आपको सुना सकता हूँ। चलें। जिसमें जो पेशावर का मशहूर गाना है लाड़ से बेखबर था, जो कोई भी जब नया म्यूज़िक सीखता है तो वो इसको बजाने की कोशिश करता है, वो मैं आपको सुना सकता हूँ। चलें जी।
बजाने की कोशिश की? बजाने की कोशिश की, अगर आप कहते तो मैं आपको सुना देता हूँ, लेकिन अगर ना सही बजा सका तो उसके लिए आप उस्तादों के उस्ताद हैं, आप कैसे गलत बजा सकते? सुनाइए। अमेजिंग वकास भाई, अमेजिंग। मुझे बताएं कि कोई ऐसा पैगाम जो आप ईद के मौके पे अपने घर वालों को भेजना चाह रहे हो वादी कैलाश से? देखें, जो यही पैगाम है, जो मेरी तरह ट्रैवलिंग के शौकीन है उनको तो मैं कहूँगा कि वो चाहे ईद हो या जैसे भी त्यौहार हो, वो अपनी ट्रैवलिंग के साथ अपनी ट्रैवलिंग करें, एंजॉय करें मेरी तरह। और जिन लोगों को ट्रैवलिंग का शौक़ नहीं है वो अपनी फैमिली को टाइम दें, क्योंकि यही छुट्टियाँ होती हैं जो फैमिली को टाइम देने के लिए होती हैं। वो अपने बहन भाई, अम्मी अबू, बीवी बच्चों के साथ इस टाइम को एंजॉय करें। वकास भाई, आपसे बात करते हुए एक चीज़ मुझे फ़ील हुई, आप हमेशा से इतना ही धीमा बोलते हैं। जी बिल्कुल। घर में भी इतनी पोलाइट है? जी, मेरी बैटरी थोड़ी सी स्लो है। चलें, ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अब चलते हैं हम लोग काशिफ सज्जाद की तरफ, वो कोई एक स्पेशल चीज़ आप लोग को दिखाने वाला है, चलिए मेरे साथ। शुक्रिया अब्दुल्ला। अब जो मैं मुलाकात करवाने जा रहा हूँ जिनसे आपकी, सईद गुल कैलाश साहिबा, ये इनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। ये आर्कियोलॉजिस्ट हैं, ये पता नहीं कितने ममालिक में घूम चुकी हैं, नेशनल जोग्राफिक वाले भी इनसे मदद लेते हैं। भाई आपको पता है ये पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तानी ही तो हैं जो हर जगह अपना नाम रोशन कर रहे हैं। तो मैं मज़ीद बातें नहीं करता बल्कि उनसे आपकी बात करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच इतने अच्छे इंट्रोडक्शन देने के लिए। मैं इतनी बड़ी हस्ती नहीं हूँ, लेकिन ये अल्लाह का करम है, अगर थोड़ी बहुत अचीवमेंट है तो ये लोगों की दुआएं हैं और अल्लाह ताला की खास मेहरबानी है। थैंक यू। हर दिन बहुत ख़ास होता है, जैसे ईद का त्यौहार है, ये बड़ा ख़ास है, और ऐसे त्यौहार पे अगर किसी अच्छे शख्स से मुलाकात हो जाए तो ये कितनी अच्छी चीज़ होती है। बहुत अच्छी चीज़ होती है। मैं तो कहती हूँ कि ये आपके जो है ना सोने पे सुहागा आप कह सकते हैं। आपकी ईद है और आप ऐसे लोगों से मिले जो खुश मिजाज हो, आपको वेलकम कोई करे, क्योंकि कैलाश तो एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप आए हैं, ये तो कल्चर ही यूनिक है। आपके सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ? आर्कियोलॉजिस्ट और फिर मुख्तलिफ मुल्कों का दौरा करना, और नेशनल जोग्राफिक वाली क्या कहानी है? मैं अक्सर अपने आप को कंसीडर करती हूँ, मैं कहती हूँ कि मैं डेस्टिनी की फेवरेट चाइल्ड हूँ। ठीक है, कि मैं बियॉन्से के सॉन्ग से मैंने एडॉप्ट किया है कि आई एम डेस्टिनीज फेवरेट चाइल्ड। तो पहले मैं आर्कियोलॉजी में बगैर सोचे समझे गई थी और मुझे नहीं पता था। मैं एक पूरा सेमेस्टर में आर्कियोलॉजी की स्पेलिंग लिखने में मेरा गुजर गया, क्योंकि मैं इस इलाके में रहती थी, मेरी उर्दू बैकग्राउंड थी, तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था। देन मेरे टीचर्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे, और इस पूरे कैरियर में मैं सबसे ज़्यादा जिस बंदे को अप्रिशिएट करूँगी वो डॉक्टर अब्दुल समद है, जो अभी मेरे डायरेक्टर हैं। उन्होंने मुझे 2011 में मुझे रिकमेंड किया अमेरिका जाने के लिए, स्मिथसोनियन में मैंने ट्रेनिंग की म्यूज़ियम की। तो वहाँ पे जब मैंने ट्रेनिंग की उसके बाद जब मैं वापस आई तो मैंने एक प्रेजेंटेशन दी थी, जो मैंने यहाँ पे एक्टिविटी की थी उसका। तो उस टाइम वहाँ पे नेशनल जोग्राफिक के कुछ मेंबर्स बैठे हुए थे, उनको पसंद आया वो। देन उन्होंने फिर डॉक्टर समद के मेरे भी प्रोफेसर है डॉक्टर जोनाथन मार्केनायर, उनको लिखा, तो उन्होंने मेरी बहुत तारीफ़ें की कि ये बहुत अच्छी है, ये वो है। तो उन्होंने मुझे 2013 में, आई वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी एज एमर्जिंग एक्सप्लोरर इन 125 ईयर्स ऑफ नेशनल जोग्राफी, इस लिस्ट में वहाँ पे गई, उनका अवार्ड लिया। उसके बाद मैं उनकी मेंबर बन गई, फिर मैं उधर जाती रही, वहाँ पे अपना काम को प्रेजेंट करती रही। आप हमारे शो का हिस्सा बन रही हैं, पूरे पाकिस्तान का हिस्सा बन रही हैं, और आप हमारा फ़ख्र हैं। ईद के दिन क्या पैगाम देना चाहेंगी पाकिस्तानियों को? मैं पाकिस्तानियों को यही पैगाम दूंगी, मैं कोई बड़ी हस्ती तो नहीं हूँ कि मैं मैसेज दूंगी लोग उसको फॉलो करेंगे, ठीक है, या फिर वो टॉप ट्रेंड पे चलेगा। मैं एक बहुत नॉर्मल इंसान हूँ, लेकिन मेरा कोई पैगाम तो इस तरह से सच नहीं है, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि ईद के दिन हर एक को अपना फेस्टिवल, हर एक को अपना रिलीजन बहुत प्यारा होता है, चाहे वो किसी का भी ईद हो। अगर आप ईद मना रहे हैं, अपने पड़ोस का ज़रूर ख्याल रखिए। किसी के दुख में शरीक हुई है, किसी के खुशी में शरीक हुए, खुशी में शरीक नहीं हो सकते तो दुख में ज़रूर शरीक हुए, क्योंकि ये ही एक इंसानियत है। और किसी को तकलीफ़ ना दे, कि अगर कहीं जाते हैं तो लोगों की कदर करें, कल्चर की वैल्यूज़ करें, लोगों जो वहाँ पे लोकल लोग हैं उनकी वैल्यूज़ का जो उनकी कल्चर वैल्यूज़ है उसकी कदर करें। बस मेरा यही मैसेज है सबके लिए। थैंक यू। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी खातून के साथ मौजूद हों और उसके कपड़ों की, कल्चर की बात ना हो। आपके माशाल्लाह बेहतरीन लिबास है, मुझे इसके बारे में कुछ बताएं ना, क्या है, क्या अहमियत है इसकी, और ये जो रंग है ये क्या पैगाम देते हैं?
देखिए जी, रंग तो इस तरह है कि एंशियंट टाइम्स में यहाँ पे इतने कलर्स नहीं होते थे। लोग जो है वो जड़ी बूटियों से कलर्स बनाते थे, लेकिन उनकी डिज़ाइनिंग भी बहुत छोटी सी होती थी। आपने अंदर म्यूज़ियम में देखा होगा, वुलन क्लोथ्स होते थे, वो पूरे साल लगा के लोग बनाते थे। अभी मार्केट में हर तरह के कलर आए हुए हैं, तो हम हर कलर पहनते हैं क्योंकि स्प्रिंग है ही कलरफुल सीज़न। तो इस कलरफुल सीज़न में हम भी कलरफुल चीज़ें पहनते हैं, लेकिन हम कलरफुल चीज़ों को पहनने का हमारा मकसद ही खुशी को जाहिर करना होता है। हम जब दुख में होते हैं तो हम कलरफुल चीज़ें नहीं पहनते। हम गले में मोती डालना, ये भी एक हमारी कल्चर का भी हिस्सा है, मज़हब का हिस्सा है। कैलाश इज़ नॉट ओनली कल्चर, इट इज़ नॉट ओनली रिलीजन, इट्स कल्चर एंड रिलीजन कंबाइन। अगर आप कल्चर को निकालते हैं तो रिलीजन अकेला रह जाएगा, अगर आप रिलीजन को निकालते हैं तो कल्चर अकेला रह जाएगा। तो इसको आप ज्वाइन करके कर सकते हो। आप अगर मैं कैलाश में हूँ तो मैं कैलाश से बाहर जाती हूँ तो वट एवर आई वॉन्ट मैं पहनती हूँ। अगर मैं कैलाश में आती हूँ तो मुझे पूरी कोशिश होती है कि मैं पूरी प्रॉपर कैलाशी अटायर में हूँ। अभी भी मेरी प्रॉपर कैलाशी नहीं है, इसके ऊपर वाला बड़ा केप नहीं है, लेकिन बाकी कंप्लीट है। इस हसीन वादी में सिर्फ हम लोग ही मौजूद नहीं हैं, एक फैमिली मुझे मिली जो कि ईद मनाने के लिए कैलाश आ चुकी है। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं जी। अच्छा, माशाल्लाह आप सर और आपकी साहबजादी तीनों आए हुए, तो ईद का मौका है, पहले तो ईद मुबारक। मुझे ये बताएं कि आप लोग कुर्बानी कर ली, कैसे प्लान बना सर? क्या मतलब बच्चों की तरफ से फोर्स किया गया, क्या था? हमारा एक्चुअली प्लान था इस वादी को विज़िट करने का। कैलाश बहुत खूबसूरत जगह है, फर्स्ट टाइम आए यहाँ पे, और हमारा प्लान था कि इस दफ़ा ईद जो है वो यहाँ आके मनाएंगे। तो बहुत अच्छा टाइम गुजर रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ की ट्रेडिशंस बहुत अच्छी हैं और यहाँ के लोकल लोग बहुत अच्छे हैं, और ब्यूटी तो नेचुरल ब्यूटी तो यहाँ की माशाल्लाह बहुत अच्छी है। चलिए ज़बरदस्त। सर आप बताएं कि किस तरह प्लान बना, फोर्स किया आपको या आपने खुद प्लान किया? क्योंकि थोड़ा सा तो प्रेशर होता है घर वालों की तरफ से। ये घर वालों की तरफ से कोई प्रेशर नहीं, लेकिन मैं जो है ना कि कोशिश होती है कि ईद जो है ना इसी तरह मनाई जाए किसी और जगह पे जाके, क्योंकि शुरू से घरों में तो हम मनाते ही रहे, लेकिन एडवेंचरस प्लेस पे हम जो है ना कि वो नहीं मनाते। तो इस दफ़ा ये प्लान था कहीं निकला जाए, तो फिर हम जो है ना जी हमने कहा चलो हम चित्राल चलते हैं। तो हम फिर कैलाश यहाँ पे आए और यहाँ पे बहुत अच्छा वेदर है, और वाकई हमारा ये डिसीजन जो था ये बहुत अच्छा रहा, सक्सेसफुल। ज़बरदस्त। तो सर बकरी का क्या आपने किया है? बकरा ज़िबा करेंगे या घर जाके करेंगे? बकरा हमारा एक्चुअली हम यहाँ नहीं ज़िबा करें, बकरा हमारा इस्लामाबाद में भाई है, तो वहीं पे ज़िबा करेंगे। लेकिन हम यहाँ के लोगों के साथ ही मना रहे हैं, अपने फैमिली से मिले, उनके बच्चों से मिले, उनके साथ बड़े अच्छे लोग, पीपल बहुत लविंग है। अच्छा, छोटी बच्ची भी है हमारे साथ। बेटा आपका नाम क्या है? अब्रेश। अब्रेश, इसकी मीनिंग क्या है? बारिश, रहमत की बारिश। वाह ज़बरदस्त। तो आप आई हैं तो यहाँ तो बारिश भी हुई है, तो रहमत तो हमारे साथ मौजूद है। मुझे ये बताएं कि यहाँ पे आके सबसे ज़्यादा एंजॉय क्या किया आपने? मैंने यहाँ पे लोगों का कल्चर और काफ़ी अच्छे लोग हैं बात के। आपने तो कैलाशी ड्रेस नहीं पहना हुआ अभी तक। मुझे वो बहुत भारी होता है इसलिए पहना। अच्छा, बकरीद है तो मुझे ये बताएं कि मामा से कोई रिक्वेस्ट की है कि मुझे खाने में ये खाना है आज? मुझे तो जो भाई बड़ी माशाल्लाह सबर वाली बच्ची है, जो मिलता है खा लेती है। हमारे बच्चे नहीं खाते, तो ये बड़ा हमारे पास ड्रॉबैक है। मज़ीद बात करते हैं। सर मुझे ये बताएं, आप इस्लामाबाद से आ रहे हैं, सफ़र में कोई दुश्वारी, कोई ऐसी चीज़ जो हम बाकी लोगों को बता सकें कि वो चीज़ की एहतियात करें? जी, सफ़र में लोहारी टनल तक तो कोई इशू नहीं, लोहारी से आगे थोड़ा रास्ता डिफ़िकल्ट है, लेकिन स्पेशली जब आप कैलाश की तरफ आते हैं तो पीछे आयोन है एक कस्बा, तो वहाँ से लेके कैलाश तक का रास्ता जो है ना जी वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। समझ लें कि वन वे है, तो गाड़ियाँ एक जगह रुक जाती हैं, फिर एक साइड वाली गाड़ियाँ आगे आती हैं, तो इस तरह करके वहाँ से यहाँ पहुँचते हैं हम। लेकिन ये है कि जगह बहुत जो मेहनत है आपकी वो पूरी हो जाती है, वसूल हो जाती है, वो वसूल हो जाती है कि आप यहाँ पे पहुँचे और फिर यहाँ पे एडवेंचरस जगह देखी। यहाँ पानी बहुत ज़्यादा है, सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, इतने वादियों में हम जाते हैं पानी इतना नहीं होता,
और यहाँ हर तरफ पानी है, उसकी झरने हैं, आबशारें हैं, तो बहुत ही खूबसूरत प्लेस है। ग्रीन एरिया बहुत ज़्यादा है यहाँ और फ्रूट बहुत ज़्यादा है, बकसरत है, अखरोट है, सेब है, चेरी है। यहाँ आप देखिए कितने प्लांट इसके लगे हुए, शहतूत है, बहुत ज़्यादा है। केपी टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है उसने काफ़ी यहाँ पे काम किया है, मज़ीद काम कर रहे हैं, कोई ऐसा सजेशन जो आप उनको देना चाहें? जी बिल्कुल, उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा किया हुआ है। जैसे ये म्यूज़ियम है, ये भी बहुत अच्छा उन्होंने मेंटेन किया है। बाकी म्यूज़ियम मैंने विज़िट किए हैं, जैसे टेक्सला है, अब तो वो भी बेहतर है, लेकिन ये बहुत वंडरफुल है ये वाला। और उनके लिए यही है कि जी ख़ास तौर पे जो एक्सेस रोड्स है ना जी, इनको थोड़ा बेहतर करने की ज़रूरत है। एक्सेस रोड का थोड़ा इशू है। कोई ऐसी चीज़ जो अभी तक यहाँ पे मतलब जैसे कहा जाता है सो फार सो गुड, तो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ क्या लगी? सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ यहाँ की नेचुरल ब्यूटी है और यहाँ के लोगों की ट्रेडिशंस हैं, इनके ड्रेसेस हैं जो हमें अट्रैक्ट करते हैं। अब जो हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं बड़े दिलचस्प इंसान हैं, फॉरेनर्स में बड़े मशहूर भी हैं। ये बात है क्या, क्यों मशहूर हैं, क्या दिलचस्प चीज़ें हैं, आइए बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कैसर खटक साहब जो कि टूरिज़म डिपार्टमेंट में होते हैं। कैसर खटक साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब्दुल्ला भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शुरू में ही कोई शेर हो जाए। तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। ईद का मौका है, घर वाले दूर हैं, बकरीद है, जानवर ज़िबा करना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपको क्या चीज़ वादी कैलाश लेकर आई है? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ चैनल 92 का कि आप इतने दूर से हमारे खैबर पख्तूनख्वा के फार फ्लंग डिस्ट्रिक्ट की एक खूबसूरत वैली कैलाश तशरीफ़ लाए हैं और यहाँ पे आप हमारे साथ ईद उल अज़हा मनाएंगे। आपने जो सवाल पूछा तो इसका जवाब ये है कि मैं तो चूँकि कल्चर एंड टूरिज़म डिपार्टमेंट से हूँ और यहाँ पे आपको पता है कि कैलाश वैली में दोनों कम्युनिटीज़ रहती हैं, कैलाश कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी भी। तो हमारे डिपार्टमेंट डिफरेंट फेस्टिवल्स भी अरेंज करते हैं और इस बार ये मैं मतलब अपने घर को छोड़ के ईद मनाने अपनी मुस्लिम कम्युनिटी के साथ इधर आया हूँ कैलाश में कि यहाँ इनकी मतलब इनके साथ ईद मनाएं। ये किस तरह करते हैं यहाँ पे ईद और इनको अगर कोई इश्यूज़ वगैरह हों और उनको भी हम हमारे नॉलेज में आए और उनको एड्रेस करें। अच्छा कैसर साहब, मुझे ये बताएं कि टूरिज़म डिपार्टमेंट में जैसे कि हमने मुख्तलिफ़ जगहों पे देखा, पॉट्स की इंस्टॉलेशन से लेके सड़कों का जाल, अगर गब्बीन जब्बा पॉट्स की बात की जाए तो वहाँ पे भी सड़कें का जाल बिछ चुका है। मज़ीद अगर हम बात करें कैलाश के हवाले से, सड़कों का प्रॉब्लम है, इसके अलावा थोड़ा सा जो ज़रूरत है वो बेसिक नीड्स जो हैं एक टूरिस्ट की, उसकी कमी है थोड़ी बहुत, तो उसकी तरफ आप लोग का क्या प्लान है? जी बिल्कुल, जिस तरह आपने देखा भी होगा यहाँ पे हमारे कैंपिंग पॉट्स लगे हुए हैं और अभी ये कोविड की वजह से तो 2-3 साल ये सारी एक्टिविटी जो थी वो सस्पेंडेड रही और अभी इंशाल्लाह ये फंक्शनल हो जाएंगे। और इसके अलावा मतलब मैंने काफ़ी इस पे फीडबैक भी लिए है लोगों से कैंपिंग पॉट्स के हवाले से और जितनी भी हमारे यहाँ पे रेस्ट हाउसेस वगैरह हैं तो काफ़ी अच्छा उनका फीडबैक है। इश्यूज़ भी उन्होंने हमें मतलब बताए हैं, इंशाल्लाह उसको एड्रेस भी करेंगे और फ्यूचर में इसी तरह के प्रोजेक्ट्स लेके आएंगे जिससे टूरिस्ट फैसिलिटेट हो और हमारे टूरिज़म आगे प्रमोट हो जाए। अच्छा कैसर साहब, मुझे ये बताएं कि इस वक्त पाकिस्तान आपको देख रहा है, ईद का मौका है, तो क्या कोई आप देखने वालों को एक ऐसी खुशखबरी देंगे कि वो कहें कि जी केपी टूरिज़म डिपार्टमेंट ने ये काम किया है और अब हम अगले सीज़न में या अगली बकरीद पे या ईद पे किसी रिमोट एरिया में जाके ईद मनाएं? बिल्कुल जी, मेन इशू यहाँ का जो एक्सेस है, रोड जो है उसका प्रॉब्लम है। सबको यही हमें बताते हैं कि ये इशू है रोड का। तो आपने देखा भी होगा ये अयून से आते हुए कैलाश तक ये काफ़ी बुरी हालत है रोड की। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का यही प्लान है और इन्होंने अप्रूव भी किया है इस रोड की रिकंस्ट्रक्शन को और होपफुली 2-3 ईयर्स में ये भी
भी कंप्लीट हो जाएगा तो ये और भी टूरिस्ट के लिए आसानी पैदा करेगा और बहुत सारे टूरिस्ट आसानी से कैलाश वैली पहुंचेंगे। ज़बरदस्त सुन लिया आप लोगों ने। अगली ईद अगला सीज़न हमने कैलाश में मनाना है क्योंकि रोड्स जो हैं वो बन चुकी होंगी। चलें ये तो सारी बातें हो गई, कोई ऐसी चीज़ बकरीद के हवाले से जो कि आपको हमेशा क्लिक करती हो कि जी मैंने फ़लानी बकरीद पे ये काम किया था, इस बकरीद पे कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ, कोई ऐसी मेमोरी बचपन की जो शेयर कर सकें? बचपन की मेमोरी तो ये है कि जब हम छोटे होते थे तो बकरा ईद से पहले हम अपने जानवर मतलब अबू वगैरह को कहते थे कि एक महीना पहले ही हमारे लिए ख़रीद के लेके आएँ। उनको हम मतलब फिर घुमाते थे, खिलाते थे और पालते थे एक महीने के लिए, तो बहुत खुशी होती थी उस टाइम पे। और जब वो ईद कुर्बा पे कुर्बा हो जाते थे फिर हम उनके पीछे खफा भी होते थे और रोते भी थे। तो मुझे ये बताएं कि अभी टाइम दे पाते हैं जानवर को लाके? अभी ये जब से हम प्रोफेशनल उसमें आ गए हैं जॉब्स वगैरह तो ज़्यादा टाइम तो खैर नहीं होता, तो लेकिन फिर भी शौक़ है। बकरीद के सीज़न में जब गोश्त कट के घर पे आता है तो उसमें आपका क्या किरदार होता है? भाभी का हाथ बटाते हैं? मेरा किरदार उसमें ये होता है कि मैं बारबेक्यू का स्पेशलिस्ट हूँ। बारबेक्यू ख़ुद करता हूँ दुम्बे का, और ये चीज़ मैं ख़ुद करता हूँ ईद के। हमें क्या खिला रहे हैं आज फिर? आपको मैं इंशाल्लाह अपने हाथों का बारबेक्यू खिलाऊंगा, पटे तिक्के, और इंशाल्लाह आप इंजॉय करेंगे। बिरयानी आती है आपको बनानी? बिरयानी और कुछ नहीं आता है, बस सिर्फ अंडा ही पका सकता हूँ। कराची आएंगे आप तो आपको ज़रूर हम बिरयानी खिलाएंगे इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। और आखिर में मैं टूरिस्ट के लिए एक मैसेज देना चाह रहा हूँ कि मतलब आप यहाँ पे आएँ, खूब इंजॉय करें, लेकिन रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट बने कि मतलब गंदगी ना फैलाएं। अगर कोई चीज़ खा भी लेते हैं तो उसको एक शॉपर में डालें, डस्टबिन पास नहीं है तो थोड़ा दूर जाके आपके आसपास जहाँ पे भी हो तो उसको कलेक्ट करके वहाँ पे एक ही जगह पे उसको डालें, कि इससे एनवायरनमेंट के लिए भी नुकसानदेह है और गंदगी भी फैलेगी, तो इससे मतलब गलत एक मैसेज जाएगा इस वैली का। जनाब ज़िम्मेदारी आपकी भी है और मेरी भी है कि अपने साफ़ सुथरे पाकिस्तान को किस तरह महफूज मज़ीद बना सकते हैं, साफ़ सुथरा किस तरह रख सकते हैं। तो जी अब हम आ गए हैं शो के सबसे ख़ास हिस्से में और हम आपको सैर कराने जा रहे हैं कैलाश म्यूज़ियम की। मेरे साथ गुलनबी साहब मौजूद हैं, ये इंचार्ज हैं कैलाश म्यूज़ियम के। कैसे हैं सर? बहुत शुक्रिया, अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या तारीख़ है, क्या कहानी है इस म्यूज़ियम की? अच्छा, ये जो जिस तरह इसके नाम से ज़ाहिर है कि ये कलाशदूर म्यूज़ियम है, तो कलाशदूर म्यूज़ियम का मतलब ये है कि यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्ट डिस्प्ले पे रखे गए हैं ये सारा का सारा जो है ये कलाश जो कल्चर है उससे बिलोंग करती हैं, और इनके रहन सहन के तरीके, उनके खाने पीने के औजार, उनकी ज्वेलरी, उनके ड्रेसअप, इनकी जितने भी रसूमात हैं उन सारे जो है एक एक गैलरी में उसकी एक रिप्रेजेंटेशन की गई है ताकि आने वाले वक्तों में जो है ये चीज़ें महफूज रख सकें और रह सके, और साथ में जो रिसर्च के लिए लोग आते हैं तो वो इससे भरपूर फ़ायदा जो है वो उठा सके। तो अब जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है ये एक उनकी इबादत गाह जिसको जस्तखान कहते हैं, जस्तखान, ठीक है। तो जस्तक का मतलब है प्रोटेक्टर ऑफ फैमिली, ठीक है। तो ये इस गर्ज़ से यहाँ पे आके इबादत करते हैं कि हर फैमिली का जो है यहाँ पे एक प्रोटेक्टर है जो इनकी फैमिली की हिफाजत करता है। कहानी है इन तस्वीरों की, इस ड्रेस की? अच्छा, ये जो तस्वीरें आपको नज़र आ रही है तो ये इनके जो जितने भी रसूमात हैं, डांसिंग जो प्लेसेस हैं उसमें ये लोग डांस करते हैं, रक्स करते हैं मुख्तलिफ़ त्योहारों पे, तो ये उसकी रिप्रेजेंटेशन कहीं की गई है। उस वक्त की तस्वीरें जो है ये उसी टाइम बनाए गए हैं। अब ये जो आपको नज़र आ रहा है तो ये इनकी ड्रेस है, पुरानी ड्रेस है जो कि ये लोग अपने घर में बनाते हैं। मतलब ये लोग दस्तकार भी है, हर लेडी खातून जो है उसको जो है ये चीज़ें बनाना सिखाते हैं घर के अंदर।
की क्या कहानी है? ये जी इनका जो ट्रेडिशनल सूट है ये वही सूट है जो कि ऊन से बनाया गया है। तो ये पुराने दौर से इसी ड्रेस को जो है अपने घर के अंदर बना के पहनते भी है और ये सारी चीज़ें जो है इनके लोकली जो है ये लोग बनाते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं सर, यहाँ एक पुराना किचन और एक घर की बैठक लग रही है, लाजवाब। ऐसा लगता है किसी फनकार ने इसे तराश दिया है। बिल्कुल जी, ये उनका जो ओरिजिनल ट्रेडिशनल एक डाइनिंग रूम है। यहाँ पे जितने भी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं सारे जो है वो लकड़ी के बने हुए हैं। आपको प्लेट्स नज़र आ रहे हैं, आपको मुख्तलिफ टूल्स जो है इनके स्पून्स वगैरह ये सारे लकड़ी बक्से नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये स्टूल्स है, टेबल है वगैरह सारे जो लोकली अवेलेबल दरख्त हैं वो उससे बनाए जाते हैं और यहाँ पे घरों के अंदर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये बेसिकली इनके जो डाइनिंग रूम है उसका एक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे। अभी कैलाशी घरों में डाइनिंग रूम इसी तरह? बिल्कुल इसी तरह होता है, लेकिन ये कि चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता चेंज होती जा रही है। मिसाल के तौर पर टेबल है तो की तरफ जा रहे हैं। जी, या तो प्लास्टिक का होगा, कुर्सियाँ भी इसी तरह, चूँकि ये बहुत मेहनत का काम भी है और आजकल बहुत महंगा भी पड़ रहा है, लकड़ी बहुत महंगी है। तो इस वजह से जो है चीज़ें जो एडाप्ट ये पुराने जो बाहर का कल्चर है वो आहिस्ता आहिस्ता एडाप्ट कर रहे हैं जी। गैलरी है ये टोटल इनकी डेथ सेरेमनी जो है उसकी रिप्रेजेंटेशन की गई है। तो डेथ सेरेमनी में इस तरह होता है कि जब भी कोई मर्द या औरत फौत हो जाती है तो उसकी याद में ये जो एफिजीज आपको स्टेचूज आपको नज़र आ रहे हैं ये लकड़ी से बनाए जाते हैं और जो अमीर लोग होते हैं जिनकी फाइनेंशियल जो इस्तिताअत है वो ज़्यादा होती है तो वो जाके जंगल से दरख्त काट के उसमें कार्विंग करते हैं। ठीक है, तो ये फिर वहाँ पे जो इनका ग्रेवयार्ड है, कब्रिस्तान है, वहाँ पे रखते हैं। ये जो है आपको जो दो नज़र आ रहे हैं ये पुराने हैं। ठीक है, और ये जो है तो ये उसकी एक मॉडल नई बनाई गई है ताकि लोगों को बेहतर तरीके से समझाने के लिए। ये जो इंस्ट्रूमेंट आपको नज़र आ रहा है, ढोल नज़र आ रहा है, तबला नज़र आ रहा है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डेथ सेरेमनी के मौके पे ये लोग बजाते हैं और जो मुर्दा है ये लोग ये बिलीव करते हैं कि हम इसकी जो रूह है वो खुशी के साथ जो है रफ़्त हो जाए। सर ये क्या? ये एक कैलाशा वरांदा है कि वरांदा इनका किस तरह दिखाई देता है। ठीक है, तो ये उनका जो टिपिकल वरांदा है वो दिखाया गया है। ठीक है, उसका एक मिनी मॉडल है, उस पर किस तरह की कार्विंग होती है लकड़ी पे, तो ये भी आपको यहाँ पे मिलेगी। इसके अंदर बच्चे किस तरह दिखाई देते हैं, इनके बच्चे किस तरह खेलते कूदते, कैलाशी बच्चे दिखाए गए हैं, शरारती हैं या उनकी ज़िंदगी जी इनके ड्रेसअप किस तरह होती है, ये किस तरह के जूते पहनते हैं, इनके जो ड्रेसेस है वो किस तरह होते हैं, टोपियाँ किस तरह पहनते हैं, तो वो सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। सर मैं इस काउंटर की तरफ आना चाहूँगा। ये इनकी ज्वेलरी है जो कि एक्सकवेशन के दौरान निकाले गए हैं, ज़्यादातर ब्रॉन्ज के है, कुछ कापर के और सिल्वर के इसमें है। तो ये नेकलेसेस जो है इसमें ज़्यादातर है, रिबन्स वगैरह, तो ये आपको यहाँ पे नज़र आए। अब भी हमने यहाँ ख़वातीन को पहने हुए देखा है थोड़े कहीं पे। जी आजकल तो उसका मटेरियल जो चेंज हो रहा है उसका थोड़ा सा मॉडिफाई हो चुके हैं, चीज़ें अपग्रेड हो चुकी हैं। ये इनकी जो इबादत गाह है, सींग भी लटके हुए हैं, जी तो ये इनकी जो जस्तक है, जस्तखान, उसका एंट्रेंस है। एक्चुअली ये किसी और जगह पे वाक़या था, तो वहाँ पे जब गवर्नमेंट ने इनके लिए कोई नई इबादतगाह बनाने का सोचा तो इन्होंने फिर वहाँ जो चूँकि वो मस्मार कर रहे थे तो वहाँ की जो प्रिजर्व करके इनका उसका जो एंट्रेंस है और जो पिलर्स है वहाँ से उठा के यहाँ म्यूज़ियम में रखे गए ताकि ये महफूज रह सके। और इस पर ये जो सींग जो है वो आपको नज़र आएंगे, कहीं पे शीप्स जो है उनके सींग, कहीं पे गोट्स वगैरह के, कहीं पे बैल के हान जो है सींग वो आपको नज़र आएंगे। सर इनके बर्तन भी हम देख रहे हैं जी कुछ खताती, कुछ नक्श निगारी जी इस पे जो लोकली जो परिंदे पाए जाते हैं उसकी इनग्रेविंग इस पे की गई है और ये
कापर और सिल्वर के पुराने दौर के जो है ये इनके खाने पीने के औजार हैं। अच्छा सर, ये शिकार के माने थे क्योंकि हम देख रहे हैं कि कमान है और भी औजार है शिकार के, कि क्या मामला है, क्या कब से शिकार करते थे, क्या आप भी इसका रुझान है? जी, ये पुराने दौर से इनके जो शिकार के मुख्तलिफ तरीके होते हैं और शिकार में जो चीज़ें इस्तेमाल होती है, तो तीर कमान जो है ये इस्तेमाल होते थे। ज़्यादातर चूँकि पहाड़ों पर मारफौल पाए जाते हैं या जो उसको खा सकता है इस तरह के जानवर, तो उसकी शिकार के लिए ये लोग तीर कमान और ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं, ये इस्तेमाल होते थे उस दौर में। आजकल तो ये चीज़ें नापैद हो चुकी है क्योंकि वो जानवर जो पहले दौर में यहाँ पे एग्जिस्ट करने थी वो आजकल नापैद नहीं। ये क्या है? छोटे छोटे इसमें जी कलर्स है मुख्तलिफ तरह की और जो चीज़ें यहाँ पे पाई जाती हैं वो रखे गए, मतलब सर अजीब वगैरह, ठीक है। ये सारी चीज़ें किस तरह उसको हासिल करते थे वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई, पर्स दिखाए गए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर मैं चाहूँगा हम सामने अगर देख सकें इसके बारे में जान सकें। सामने जो है ये तो जदीद असला भी लग रहा है। जी जी, पुराने दौर में तो ये लोग जो लोकली हैंडमेड चीज़ें हैं, बर्चाएँ वगैरह, जो हथौड़े वगैरह जितने भी या एरोहेड्स हैं इसको लोकली बनाते थे। और इसके अलावा जो आपको गन्स नज़र आ रहे हैं तो ये ब्रिटिश पीरियड के हैं जो। अच्छा हाँ, क्योंकि मैं यही जानना चाह रहा था इन गन्स को देख के कि क्या कभी क्लैशेस की किसी से जंग भी हुई है? जी जी, 15वीं सदी में कहा जाता है कि इनकी यहाँ पे हुकूमत थी, ठीक है। तो फिर बाद में इनसे हुकूमत छीन ली गई और ये वहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गए। लेकिन जो यहाँ पे लोकली ये चीज़ें कही जा रही है वो कहते हैं कि ये जो गन्स हैं तो ज़्यादातर जब माल मवेशी को ऊपर लेके जाते हैं चरागाहों पे तो वहाँ पे जंगली जानवरों से बचाने के जानवर या जो चोरी होती है, ठीक है, तो उसमें एक गोली फायर करते हैं ताकि कोई डराने के लिए खदशा ना हो जानवरों को। अच्छा, ये भी कुछ असला है? ये भी वही तलवारें हैं और शील्ड्स जो है ये लोग जो इस्तेमाल होते थे या ऑनर के लिए रखे जाते थे, ठीक है, या सेल्फ सेफ्टी के लिए, तो ये वही सारी चीज़ें। अच्छा, क्योंकि हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं एक के बाद एक तारीखी चीज़ सामने आ रही है। हमने जैसे शुरू में जिक्र किया कपड़ों पे बड़ा ध्यान है, क्या ये कोई ख़ास लिबास है जैसे खेती बाड़ी के लिए या दीगर मेहनत मजदूरी के काम करते हुए पहनने के लिए, क्योंकि ये बाकी सबसे मुनफरिद है? जी जी, ये वही पुराने वो लिबास यहाँ पे दिखाया गया है और ये इसमें ये कि समर में गर्मियों के मौसम में किस तरह के कपड़े पहने जाते हैं, सर्दियों में ज़्यादा भारी भरकम जो है कपड़े इस्तेमाल होते थे। सर लास्टली मैं आपसे पूछना चाहूँगा, हमने देखा कि राशिद सकाफत की यहाँ काशी के लिए म्यूजियम में एक से एक यूनिक चीज़ जो उनकी कल्चर का हिस्सा रही, तारीखी चीज़ वो यहाँ मौजूद है। क्या आपको लगता है कि अब भी उनके कल्चर से रिलेटेड जो मज़ीद चीज़ें हैं वो म्यूजियम का हिस्सा बन सकती हैं या बनाने की कोई प्लानिंग है? इसमें यहाँ पे जो है वो बेहतरीन कलेक्शन अभी तक जो जितनी भी चीज़ें हैं वो उसका एक बेहतरीन कलेक्शन यहाँ पे डिस्प्ले पे है जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं। इससे बेहतर मेरे ख्याल में आजकल तो नहीं हो सकते क्योंकि पुराने दौर के जितने भी चीज़ें हैं वो सारे डिस्प्ले पे हैं। आजकल ये चीज़ें आपको ज़्यादातर नहीं मिलेंगी क्योंकि चीज़ें ऐसा ऐसा चेंज हो रही है, आर्किटेक्चर जो स्टाइल है बनाने का वो चेंज हो रहा है, ठीक है, घर के अंदर जो फर्नीचर यूज़ होता है वो चेंज हो रही है, लाइफ स्टाइल जो है, कपड़े जो है, रहन सहन के तरीके सारे जो है वो ऐसा चेंज हो रहे हैं क्योंकि यहाँ से लोग जाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स जो है वो सिटीज़ में जाके वहाँ पे एजुकेशन के लिए जाते हैं, कुछ रोज़गार के लिए जाते हैं, वो अडॉप्टेशन जो है वो ऐसा ऐसा यहाँ पे हो रही है। और ये कैलाश जो कल्चर है तो इसको थोड़ा सा ख़तरा लायक है क्योंकि ये चीज़ें अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो डायरेक्टरेट ऑफ आर्कियोलॉजी म्यूजियम गवर्नमेंट ऑफ है वो कोशिशें कर रहे हैं कि इनकी जो कल्चरल वैल्यूज़ है, जितनी नॉर्म्स है, जितनी चीज़ें उन सबको महफूज करें। बहुत शुक्रिया, आप बेहतरीन काम कर रहे हैं और यकीनन आप भी इस म्यूज़ियम की सैर करके चाह रहे होंगे कि आप खुद आएँ और आके इन चीज़ों का एक्सपीरियंस करें और देखें कि ये कितनी यूनिक सकाफ़त है और ये हमारे पाकिस्तान का एक मुनफरिद चेहरा है। ईद कुर्बा ख्वाबों की वजह से भी बहुत मशहूर है। हम इस म्यूज़ियम की सैर करा के थोड़ा सा थक गए हैं, हम जा रहे हैं खाने की तरफ। अब्दुल्ला, क्या है खाने में? खाने में हमने आज एहतमाम किया है सालिम बकरे का, कुर्बानी की हमने, तो उसमें भी काफ़ी थके, लेकिन आप लोगों से इंटरेक्शन हमारा बहुत ज़रूरी था। अब हम जा रहे हैं बारबेक्यू चापे और बारबेक्यू खाने के लिए।
तो ये जो कैलाश में सब कुछ आप देख रहे थे, फिर खातून से हमने मुलाकात की, म्यूजियम देखा, फिर वो मुझे रुबाब ऐसी इंस्ट्रूमेंट बड़ा पसंद है। लेकिन ये सब कुछ जो हम आपको दिखा रहे हैं ना, इसमें एक बहुत बड़ा क्रेडिट जो है वो KPK टूरिज्म अथॉरिटी को भी जाता है, जो कि ये अरेंजमेंट्स करते हैं कि हम शंदूर फेस्टिवल में हो या कैलाश में हो, हर जगह पर आपको हर किस्म की सहूलियात प्रोवाइड की जाती हैं। आप समेत शाहजेब, आप, काशिफ, अब्दुल्ला, शाहरुख, तमाम लोग जिस तरह गए अप नॉर्थ एरियाज में, जिस तरह आप लोगों ने ट्रैवलिंग की, जिस तरह आप लोगों ने कोशिश की कि एक एक चीज़ को जो है कैमरे की आंख में कैद किया जाए और अपने देखने वालों तक पहुंचाया जाए, ये बहुत बड़ा काम है। इसके लिए कंग्रेचुलेशंस टू एवरीवन हु वेंट। थैंक यू वेरी मच। और आपको भी बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि जब हम गए हुए थे तो आपने सब कुछ बहुत अच्छा संभाला। नो बट सीरियसली, लेकिन कितना अच्छा लग रहा होगा ना कि आप लोग ये सब कुछ देख रहे हैं घर पे बैठ के, और साथ आपके जो है वो बारबेक्यू पार्टी भी चल रही होगी, तो कितना मजा आ रहा होगा ना, कैलाश की खूबसूरती और शंदूर की खूबसूरती और साथ में बारबेक्यू। मैं जा रही हूँ सीखों पे बोटियां लगाने। अच्छा। हाँ, और आप लोग भी जाएं अपने सीखों पे बोटियां लगा लें, और शाहजेब जाएंगे सिर्फ और सिर्फ खाने। शाहजेब को सिर्फ खाने में इंटरेस्ट है ईद के दिनों में, तो रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। ईद की बहुत सारी ढेरों मुबारकबाद। और ईद तो तब है जब जब आप माने, ये सुन्नत इब्राहिमी का मौका था, और इसके बाद बढ़ते हुए लम्हात इंशाल्लाह हम नॉर्मल रेगुलर प्रोग्रामिंग के साथ आपकी खिदमत में फिर हम दोनों की तरफ से आप सबको ईद मुबारक।